तो आइए साथ में इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जिसका जेईई मेंस 2026 जनवरी 8 में बहुत ही ज़्यादा वेटेज था। तो रे ऑप्टिक्स के बारे में जब हम लोग देखेंगे तो इट्स द ब्रांच वेयर वेवलेंथ ऑफ लाइट इज कम्प्लीटली इग्नोर्ड। यहाँ पे क्या है कि वेवलेंथ हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग का जो लैम्डा है टेंडिंग टू 0। आगे ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर का अगर हम लोग बैक हिस्ट्री देखें बेसिकली, तो यही दिखेगा हम लोग को कि ये चैप्टर किसकी देन है, न्यूटन बाबा की देन है। तो न्यूटन बाबा ने क्या बोला, न्यूटन बाबा ने बोला कि जो एक थ्योरी थी बेसिकली कॉर्पस्कुलर थ्योरी, इसमें क्या दिखाया कि लाइट जो है कैसे बिहेव करता है, एज अ पार्टिकल बिहेव करता है। और हॉयगन जो थे उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, लाइट एज अ पार्टिकल बिहेव नहीं करता है, लाइट एज अ वेव बिहेव करता है। पर हॉयगन के जो एजम्पशंस थे, वो जो एजम्पशंस थे उनके, वो खुद वो नहीं बता पा रहे थे कि ऐसा क्यों एजम्पशन लिया मैं, बैक वेव फ्रंट क्यों नहीं बनता, फ्रंट वेव फ्रंट ही क्यों लेंगे। तो उस टाइम क्या हुआ कि न्यूटन बाबा का बेटा था धाकड़, तो उन्होंने बोला मेरी थ्योरी है सही और मैं बोलता हूं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अब आप लोग, हर बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है इस बात को जानता है कि ये गलत है, पर उस टाइम न्यूटन बाबा ने कह दिया, मतलब सत्य वचन, तो लोग इसी को माने और वेव थ्योरी रिजेक्ट की गई हॉयगन्स की। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत ही मेजर डिस्कवरी हुई जीन द्वारा, मिस्टर जीन। तो इन्होंने 1850 में ये डिस्कवरी की कि स्पीड इन वाटर, लाइट की स्पीड वाटर में कम होती है, किससे, एयर से। और यहाँ से बेटा चेंजेस आने चालू हुए और लोग मानना चालू किए कि लाइट पार्टिकल जैसे बिहेव नहीं करता, कैसे बिहेव करता है, वेव जैसा। और यहाँ पे फेमस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी हम लोग का हुआ, और डिफ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें लाइट जब वेव जैसे बिहेव करेगा तभी पॉसिबल है। फिर आए बेटा साइंटिस्ट आइंस्टाइन बाबा। तो आइंस्टाइन बाबा ने क्या बोला, ये इन्होंने बोल दिया कि लाइट जो है डुअल नेचर शो करता है। ना, इन्होंने ऐसा नहीं बोला डायरेक्टली, इन्होंने बोला कि लाइट जो है ये पार्टिकल जैसा बिहेव करता है। और इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसके ऊपर नोबेल प्राइज़ भी जीता। लेनार्ड जो था उनका फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट था और इन्होंने थ्योरी दी, दोनों आर्क राइवल्स थे बेसिकली। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, और फाइनली इस्टेब्लिश हुआ वेव पार्टिकल डुअलिटी, जो कि हम लोग अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स के। अब यहाँ पे बहुत ही कोर प्रिंसिपल क्या है, बहुत ही बेसिक सा चीज़ क्या है, बेसिक सा चीज़ ये है कि ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इक्वेशन माना जाता है। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या है, 1/√ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है, परमिटिविटी इन वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस, और म्यू नॉट का मतलब क्या है, परमिएबिलिटी इन वैक्यूम और फ्री स्पेस। ये मतलब होता है इसका बेसिकली। और जो v है, v क्या है हम लोग का, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, स्पीड इन एनी मीडियम। और जो c है इसका मतलब क्या है, स्पीड इन वैक्यूम। और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम को हम लोग स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, c डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट r म्यू r, ये दोनों का रूट ले लेंगे हम लोग। सेम ही चीज है, आप लोग ये रिलेशन जानते होंगे कि जैसे कि एप्सिलॉन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये सिंपल सा रिलेशन है हम लोग का। अब रिलेटिव परमिटिविटी बेसिकली इसको बोल रहे हैं और इसको रिलेटिव परमिएबिलिटी। आगे हम लोग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस चैप्टर में म्यू से भी रिप्रेजेंट करेंगे, आदत है। n जो है वो क्या हो गया बेसिकली, c/v। c हम लोग का स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, v है स्पीड ऑफ लाइट इन, कहां पे, इन एनी मीडियम। तो ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इस फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे जब हम लोग रिफ्रैक्शन में एंटर करेंगे, हम लोग अभी इसको स्किप करते हैं। आगे जो है हम लोग का बहुत ही बेसिक सा चीज़ है, ये बेसिक सा चीज़ हम लोग का क्या लिखा हुआ है, हम लोग इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम लोग का लिखा हुआ है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बच्चा पढ़ा है, जब वो क्लास 10th में था तो वो इस बात को बहुत अच्छे से जानता है, और वो हर बच्चा जो 10th बोर्ड पास किया है वो जानता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सरफेस तुम्हारा जैसा भी हो, सरफेस तुम्हारा पॉलिश्ड हो या फिर डिफ्यूज हो, इरेगुलर कुछ भी हो सरफेस तुम्हारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमेशा फॉलो होना है, आपको ये बात पता ही होनी चाहिए। तो इसको वेक्टर फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, तो जैसे हम लोग का ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंसिडेंट रे को हम लोग बोल सकते हैं ई आई कैप,
ये हम लोग का इंसिडेंट रे हो गया ई आई कैप, और रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे हम लोग का क्या हो गया ई आर कैप, और जो नॉर्मल है, नॉर्मल का डायरेक्शन ऐसे लेंगे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और नॉर्मल लाइन है ये, रे नहीं है, नॉर्मल लाइन, एन कैप हम लोग लिए हुए हैं। यहाँ पे हम लोग डेविएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे किसी बच्चे को डेविएशन कैलकुलेट करना है, तो डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, ये रहा हम लोग का रे, और अगर हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा पाई माइनस 2y, ये हम लोग का डेविएशन कहलाता है। सिंपल सा चीज़ है। आगे जब हम लोग इस फॉर्मूले को देखें, और इस फॉर्मूले में हम लोग को देखना है कि फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग देखते हैं ये लिखा कैसे हुआ है, इसका वेक्टर फॉर्मेट में कैसे लिखना चाहिए हम लोग को। तो हम लोग अगर देखें तो ये हम लोग का ई आई कैप है, और ये हम लोग का नॉर्मल वेक्टर है, सॉरी यूनिट वेक्टर है। दोनों के बीच में एंगल कंसिडर कर लेते हैं थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया पाई माइनस थीटा। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल बेसिकली दोनों के टेल्स पूछी या फिर मुड़ी के बीच में देखते हैं। तो टेल्स के बीच में अगर हम लोग देखेंगे तो फिर क्या देखेंगे, एंगल कितना हम लोग का सिंपली पाई माइनस थीटा। आगे जब हम लोग देखेंगे तो फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हम लोग का बेसिकली जब डॉट लेंगे तो क्या लेंगे ई आई कैप डॉट एन कैप। ये हम लोग को क्या दिखेगा, ई आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, एन कैप का मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है पाई माइनस थीटा, तो कॉस पाई माइनस थीटा। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस कॉस थीटा या प्लस कॉस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव रहता है। आगे जब हम लोग इसको देखेंगे तो हम लोग ये भी देख सकते हैं यहाँ पे कि हम लोग का एक रिफ्लेक्टेड वेक्टर है, रिफ्लेक्टेड रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग का रिफ्लेक्टेड रे ये रहा। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा होगा, ऑब्वियसली थीटा, क्योंकि इंसिडेंट भी उतना ही बना रहा है। ये दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है थीटा। तो जब हम लोग यहाँ पे ई आर कैप डॉट एन कैप लेंगे तो हम लोग को कितना निकल के आएगा बेटा, ये कॉस थीटा निकल के आएगा हम लोग का ये। तो हम लोग को ध्यान रखना है ये चीज का। तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि ई आई कैप डॉट एन कैप माइनस कॉस थीटा है, ई आर कैप डॉट एन कैप कॉस थीटा है। क्या देख सकते हैं यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का वेक्टर फॉर्मेट में जब हम लोग लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे ई आई कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई आर कैप डॉट एन कैप। तो ये फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ई आई कैप प्लस ई आर कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0। ये किसका हो गया बेटा, फर्स्ट लॉ हम लोग कर दिए हैं। अब हम लोग सेकंड लॉ पे जाते हैं। सेकंड लॉ बहुत ही सिंपल सा चीज है। सेकंड लॉ क्या बोलता है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल सब कहाँ पे लाई करते हैं, एक ही प्लेन में, को प्लेनर। तो को प्लेनर का हम लोग क्या लिखेंगे इक्वेशन, ई आई कैप डॉट ई आर कैप डॉट एन कैप क्या होगा बच्चा 0। बधाई हो, आप लोग का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ वेक्टर फॉर्मेट में लिखा गया। एक और चीज की डिमांड हुई है यहाँ पे कि वेक्टर एक्सप्रेशन हम लोग को लिखना है, किसको, रिफ्लेक्टेड रे का वेक्टर एक्सप्रेशन हम लोग को लिखना है। तो हम लोग इसको लिखते हैं। तो कैसे लिखें, तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान दीजिए। तो हम लोग का जैसे ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, ई आई कैप ई आर कैप, और ये हम लोग का नॉर्मल है। ये हम लोग का एंगल कितना है बेटा, ये हम लोग का एंगल यहाँ पे देखो, ये वाला एंगल कितना है थीटा। तो ये ऑल्टरनेट इंडियन में हम लोग का क्या हुआ थीटा। ये एंगल हम लोग का कितना है थीटा। हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं फिर, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कुछ रिलेशन हम लोग को बनाना है। ई आर कैप को हम लोग को आंसर देना है, ई आर कैप क्या है हम लोग का। हम लोग ये देख सकते हैं कि ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, देखो दो वेक्टर्स जिसका एक का मुड़ी हो एक का पूछी हो, ये दोनों वेक्टर्स हमेशा ऐड होते हैं। तो इसका बेटा क्या है, इस वेक्टर का पूछी है, इस वेक्टर का क्या है मुड़ी, मतलब वेक्टर एडिशन हो रहा है ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग। तो ट्रायंगल लॉ में ट्रायंगल बन रहा है, एक का मुड़ी है एक का पूछी है, तो ये रिजल्टेंट है आपके पास ई आर कैप। तो ई आर कैप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई आर कैप को हम लोग लिख सकते हैं ई आई कैप प्लस एन कैप। ठीक है, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन एन कैप का मैग्नीट्यूड भी आपको पता होना चाहिए भाई। एन कैप का मैग्नीट्यूड आपको क्या है, ये आपका जो है इसका मैग्नीट्यूड हम लोग क्या लें। तो बच्चे बोलेंगे कि सर एन कैप का मैग्नीट्यूड तो बन लिया जाएगा, तो ऐसे लिखा जा सकता है। नहीं, एन कैप का मैग्नीट्यूड यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हम लोग एन कैप लिखे थे हुए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है बेसिकली यहाँ पे। तो मैग्नीट्यूड कितना है, बहुत ही सिंपली तरीके से इसका प्रोजेक्शन ले सकते हैं, इसका कॉस, इसका भी प्रोजेक्शन आएगा कॉस। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं और एन कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्शन के लिए। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये एन कैप हो गया, और फिर हम लोग डायरेक्शन कैसे कंसिडर करेंगे,
डायरेक्शन तो सॉरी कंसिडर कर चुके हैं, मैग्नीट्यूड कैसे कंसिडर करेंगे, तो इसका कॉस और उसका कॉस, तो 2 कॉस हो गया, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 cos थीटा। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ई आई कैप कॉस थीटा, ई आर कैप कॉस थीटा, दोनों का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड उठाया गया है। अब कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा यहाँ पे देखिए, कॉस थीटा क्या है माइनस ई आई कैप डॉट एन कैप, तो आप लोग का फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ई आई कैप माइनस 2 ई आई कैप डॉट एन कैप एन कैप। ये हम लोग का क्या आ गया बेटा, रिफ्लेक्टेड रे वेक्टर क्वांटिटी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब फील्ड ऑफ व्यू की बात करें हम लोग, फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस पे क्वेश्चंस जब आते हैं तो बनते नहीं हैं, तो हम लोग ऐसा समझेंगे कि क्वेश्चंस बने बिंदास एकदम मक्खन जैसे क्वेश्चंस बने। तो फील्ड ऑफ व्यू क्या है, सिंपली जैसे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके बारे में हम लोग को ये चीज़ समझना है सबसे इंपॉर्टेंट, कि जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये हम लोग का इमेज है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन में हमेशा पाएंगे, और ये स्ट्रेट लाइन कैसे होगी बेटा, मिरर के परपेंडिकुलर होगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोग का। और फील्ड ऑफ व्यू कैसे देखते हैं, इसको हम लोग समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू अंडरस्टैंडिंग इसकी ज़्यादा आएगी फील्ड ऑफ व्यू की। अब जैसे ये क्वेश्चन सिंपल सा लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है हम लोग का, कि अ पॉइंट सोर्स S is placed at a distance of 60 सेंटीमीटर in front of the center of a plane mirror of width, इसकी width 50 सेंटीमीटर है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में along a line parallel to the mirror at a distance of 1.2 मीटर, मतलब कि इस मिरर से एक्जैक्टली 1.2 मीटर दूर एक आदमी है, a man walks in front of the mirror along a line parallel, मतलब इस लाइन पे आदमी भाई साहब जो हैं चल रहे हैं, चल रहे हैं। अब नीचे चल रहे हैं, ऊपर चल रहे हैं, इससे कोई बात, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स वेयर ही कैन सी द इमेज ऑफ द लाइट सोर्स ऑफ द मिरर, मतलब क्या बोल रहा है कि जैसे कि ये आदमी चल रहा है, तो ये बताइए कि कौन से ऐसे डिस्टेंस के लिए, मतलब मार्क कर लेते हैं हम लोग, इमेजिन कर लेते हैं ये पॉइंट से ये पॉइंट, कौन सा ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस का लिमिट क्या है, ये डिस्टेंस का लेंथ क्या है, कि उसको इस ऑब्जेक्ट का क्या दिख जाए, इसका इमेज दिख जाए। सबको पता है ये 60 सेंटीमीटर दूर है, तो ये भी कितना दूर होगा, 60 सेंटीमीटर दूर होगा। अब मन में सवाल आता है ये निकाले कैसे, तो एक सिंपल सा ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट बच्चा, सिंपल सा ध्यान क्या रखना है, इमेज को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ो, लोअर एंड ऑफ द अपर एंड ऑफ द मिरर से इस लाइन को आगे प्रोजेक्ट कर दो, इमेज को लोअर एंड ऑफ द मिरर से एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ो, इसको आगे प्रोजेक्ट कर दो। आप लोग को यहाँ पे अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आराम से हो जाएगा। यही है आप लोग के लिए क्या बेटा मेन चीज़ जो आपको करना है इस टाइप के क्वेश्चन में। और भी तरीके होते हैं, पर आपसे ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बनेगा। अब जैसे हम लोग देखते हैं तो सिमिलर ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये आई हो गया, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं सी, और इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं डी। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि हम लोग के पास 2 सिमिलर ट्रायंगल है, एक है ट्रायंगल आई ए बी और दूसरा ट्रायंगल क्या है बेटा आई सी डी, और दोनों ट्रायंगल हम लोग के क्या है सिमिलर हैं। और जैसा कि दोनों ट्रायंगल हम लोग के सिमिलर हैं तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व जब करेंगे तो फिर क्या हम लोग लिखेंगे ए बी अपॉन क्या लिखेंगे बेटा सी डी इज इक्वल टू, इसको बोल देते हैं ई, इसको बोल देते हैं एफ, क्या लिखेंगे आई ई अपॉन आई एफ। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हम लोग का ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है 50, सी डी निकालना है, आई ई की वैल्यू क्या है, आई ई की वैल्यू हम लोग की 60, आई एफ हम लोग को पता है कितना है 1.2 प्लस 60 मतलब कितना हो गया 180। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग सी डी की वैल्यू आ जाएगी, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 3 इंटू 50 कितना आ गया 150 सेंटीमीटर में आंसर आया हम लोग का। हम लोग का ऑप्शन 1 आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट। तो हम लोग एक प्लेन मिरर बना देते हैं और इससे 12 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, यहां पे लो प्लेस किया, द ऑब्जेक्ट इज केप्ट फिक्स, इसको फिक्स करेंगे, ऑब्जेक्ट को फिक्स करेंगे, while the plane mirror shifted towards the object, प्लेन मिरर को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं towards the object by a distance of 4 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली कितने डिस्टेंस से शिफ्ट किए हैं 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग का प्लेन मिरर अब यहां आ चुका है। तो बोल रहा है फाइंड, नहीं बोल रहा है द लेंथ ऑफ द शिफ्ट
इन द पोजिशन ऑफ इमेज, इमेज जो है वो कितना शिफ्ट किया ये पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग का ऑब्जेक्ट है 12 सेंटीमीटर पे, तो एग्जैक्टली इतना ही दूर हम लोग का यहाँ पे क्या बन रहा होगा, इमेज बन रहा होगा 12 सेंटीमीटर पे। इनिशियली तो यही होगा हम लोग का इमेज आई डैश। अब फाइनल इमेज जो बन रहा है उसमें क्या हम लोग को देखेगा कि ये कितना दूर है हम लोग का 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग का जो फाइनल इमेज है वो भी कहीं यहाँ बन रहा होगा, एग्जैक्टली कितना दूर इमेज मिरर से 8 सेंटीमीटर, इसको हम लोग बोल देते हैं आई। अब ये पूछ रहा है कि शिफ्ट कितना है, तो सबको दिख रहा होगा कि यही शिफ्ट है आपका, इस तरफ शिफ्ट हुआ है। ये शिफ्ट को निकालना कैसे है, तो बच्चे क्या बोलेंगे कि शिफ्ट कितना हुआ है 4 सेंटीमीटर। अक्सर 4 सेंटीमीटर हम आंसर सुनते हैं, पर 4 सेंटीमीटर एक्चुअली में गलत आंसर है। क्यों, आप ये सिंपल सा चीज़ देखो, मिरर भी तो आपका शिफ्ट हुआ है ना, तो मिरर 4 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर। अगर आप इनिशियल पोजीशन इस मिरर के रेस्पेक्ट में देखोगे इमेज का, तो ये कितना था 16, फाइनल कितना है 8, तो आपका शिफ्ट कितना है 16 माइनस 8 कितना है एग्जैक्टली 8 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब जैसे ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एज शोन इन फिगर, तो दिखाया हुआ है। द डेविएशन ऑफ रे इन डिग्री एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज, तो हम लोग का ये रहा लाइट, ये एंगल 30 डिग्री हो गया। अब ये रहा हम लोग का, ऐसे जाना था इसको पर ऐसे जा नहीं पाया, डेविएट हो गया, तो डेविएशन हम लोग से पूछ रहा है, तो ये डेविएशन होता है। पर यहाँ पे क्वेश्चन में कैसे आपको ट्रिक किया हुआ है, क्वेश्चन में ट्रिक ऐसे किया हुआ है कि बेटा यहाँ पे पूछ रहा है डेविएशन ऑफ रे इन डिग्री एंड क्लॉकवाइज। अगर आप डेविएशन ऐसे देखोगे तो फिर ये कौन सा हो जाएगा बेटा, सेंस आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, काउंटर क्लॉकवाइज। तो आपको कौन सा डेविएशन चाहिए, क्लॉकवाइज डेविएशन चाहिए। तो क्लॉकवाइज में ये कितना है आप लोग का, ये है आप लोग का पाई, और ये कितना है 60 डिग्री, तो 180 प्लस 60 आपका आंसर कितना होगा 240 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग एक बार अगर देखें, ये रहा क्वेश्चन, एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है अ पॉइंट ऑब्जेक्ट आर इज लोकेटेड एट कोऑर्डिनेट्स 5/8, कोऑर्डिनेट को ऐसे लिख देते हैं 5 अल्फा आई कैप, 3 अल्फा जे कैप, अल्फा के कैप। यहाँ पे जो अल्फा है हम लोग का कितना है 1/8, तो ऐसे अच्छा लग रहा है बोलने में। अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड अलोंग द एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन बना देते हैं, और ये जो है इसी में हम लोग का मिरर प्लेस्ड है, तो एक्स वाई प्लेन में ही मिरर प्लेस्ड है। ये हम लोग का मिरर हो गया, इमेजिन कर लेते हैं एक मिरर है हम लोग का यहाँ पे, और ये हम लोग का मिरर है। अब क्या बोल रहा है कि ये हम लोग का आर कोऑर्डिनेट है, आर वेक्टर। द नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट आर मीट्स एट पॉइंट पी, मिरर एट पॉइंट पी, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन आप लोग का ये बोल रहा है कि ये मिरर रखा हुआ है आप लोग का, मिरर से हल्का सा ऊपर आप लोग का पॉइंट है। अब जैसे सर आप तो समझ गए कि मिरर से ऊपर है पॉइंट, हम कैसे समझे, सिंपल सी बात है भैया, कि जैसे कि ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 5 अल्फा, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया 3 अल्फा, जेड भी तो है ना, तो जेड है मतलब कि आप ऊपर इमेजिन कर लो कि जेड है, तो इस तरफ इमेजिन कर लेते हैं हम लोग 3 डायमेंशनल में, तो कुछ पॉइंट ऊपर होगा, एग्जैक्टली कितना ऊपर होगा, अल्फा ऊपर होगा, तो इसका इमेज भी मिरर के पीछे कितना बनेगा, अल्फा, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, क्या बोल दिए हम, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। तो सिंपल सी बात है कि अगर मिरर से अल्फा ऊपर है ऑब्जेक्ट, तो मिरर से अल्फा पीछे होगा, क्या, इमेज। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, हम लोग का जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना होगा, 2 अल्फा होगा। तो 2 अल्फा हम लोग का कितना निकल के आएगा 1/8 इंटू 2, तो हम लोग का आंसर कितना आएगा बेटा 1/4 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन है हम लोग का, ऑप्शन 2 है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे ये वाले पार्ट को हम लोग देखते हैं, तो ये वाले पार्ट में क्या है, ये वाले पार्ट में भी हम लोग एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं कि कैसे हम लोग को इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। ये फील्ड ऑफ व्यू से रिलेटेड है ऑब्वियसली, अभी हम लोग का प्लेन मिरर चल रहा है और फील्ड ऑफ व्यू पे एम्फसाइज किए हुए हैं हम लोग क्वेश्चंस को। तो अब जैसे कि
आदमी भी आ गया है फील्ड ऑफ व्यू में। तो हम लोग देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं क्या है यह आदमी की कहानी कैसे होती है। तो जैसे एक आदमी है, तो ये आदमी भैया जो है खड़े हुए हैं, तो खड़े हुए हैं तो इनकी आंखें जो हैं, आंखों की गुस्ताखियां हरदम तुझे देखती हैं। ये रहा हम लोग का एच हाइट पे आंखें हैं बेटा। अब ये एच हाइट पे आंखें हैं, तो मन में सवाल ये आता है कि इनका बाल भी तो होगा, तो यहाँ पे कहीं बाल होगा, ये हेयर है। अब क्या है कि इन आँखों से इन बालों को देखना है, और इन आँखों से इनका यहाँ पे होगा जूता उता रखा होगा, या मतलब जूता पहने होंगे या नंगे पैर होंगे, जो भी, इन आँखों से ये पैरों को भी देखना है। तो मिरर का जो है, मिरर का ये x + y या फिर जो भी इसको बोले हम लोग, मतलब मिरर का ये जो डायमेंशन है बेसिकली, मतलब जो विड्थ है या जो लेंथ है, ये मिनिमम कितना होना चाहिए कि इन आँखों से भाई साहब अपने बाल से लेके कहाँ तक देख लें बेटा, अपने पैरों को देख लें। तो हम लोग को यही चीज़ देखना है। सिंपल हम लोग कर सकते हैं कि इसको हम लोग ऑब्जेक्ट जैसा कंसिडर करेंगे। तो जब हम लोग इसको ऑब्जेक्ट जैसा कंसिडर करेंगे तो हम लोग का इमेजिन कर सकते हैं कि यहीं पे हम लोग का इमेज बन रहा होगा। तो आप लोग को दिख रहा है एक ट्रायंगल बन गया है, इसमें सिमिलर ट्रायंगल्स हम लोग फ़ायदा उठा लेंगे। तो ये जो ट्रायंगल बना है इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हम लोग का यहाँ पे दो ट्रायंगल्स आपको दिख रहे होंगे, ट्रायंगल IFG और ट्रायंगल IAE। दिख रहा नहीं दिख रहा है? दिख ही रहा होगा, ऑब्वियसली दिख रहा होगा ट्रायंगल। अब जैसे हम लोग देखें इसमें, तो हम लोग का IFG ट्रायंगल और IAE बड़ा वाला ट्रायंगल, हम लोग क्या निकालना है, ये निकालना है, FG निकालना है। FG लिखो, ये तो पता है, इसका हाइट मान लेते हैं भैया जी का। भैया जी का हाइट तो खुद का पता ही होगा, कैपिटल H। तो ये जो है क्या लिख देते हैं, AE इज इक्वल टू हम लोग का ये जो है, ये डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं x। तो ये डिस्टेंस भी भैया जी कितना हुआ, x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x/2x इस ट्रायंगल का, और इस ट्रायंगल का x + x 2x। यहाँ पे x कैंसिल हो गया, हम लोग का FG निकल के आया। FG कितना निकल के आया, AE भैया जी की जो हाइट है h/2। तो ये मिरर का क्या होना चाहिए, मिरर का एटलीस्ट इतना लेंथ होना चाहिए, मतलब आपकी जो हाइट है, मान लो आपकी हाइट है बेटा 6 फीट, तो मिरर कम से कम 3 फीट का होना चाहिए, तब जाके आपको इमेज दिखेगा, अपना फुल साइज इमेज। अब ऐसा है कि आप हो 6 फीट के और मिरर आप 3 फीट ज़मीन में रख दिए हो, तब आपको फुल साइज इमेज अपनी नहीं दिखेगी, आपको यहाँ तक दिखेगा, यहाँ तक दिखेगा। तो आपके मन में फिर सवाल आएगा कि सर ये कैसा अजीब सा चीज़ हो गया, आपने तो कहा था कि अगर 6 फीट के हैं और 3 फीट का अगर हम लोग मिरर रख दिए हैं तो फुल साइज इमेज दिखना चाहिए। तो भैया ये देखो, मिरर को हल्का सा ऊपर भी उठाना पड़ेगा, फील्ड ऑफ व्यू का इस्तेमाल करना पड़ेगा पूरे तरीके से। तो ये हम लोग ऊपर उठाएंगे तो ये हम लोग का वैल्यू कितना आएगा, h/2 आएगा। इसका जो है h है आँखों की हाइट, ज़मीन से h है, तो ये कितना हुआ बेटा, h/2 हुआ। अब हम लोग जैसे इसको यहाँ पे देखते हैं, ये वाले पार्ट में क्या बोल रहा है कि जो पर्सन है वो एग्जैक्टली मिड ऑफ द रूम पे प्लेस्ड है, मतलब दीवार और मिरर ये दोनों के बीच में पर्सन हम लोग का प्लेस्ड है। अब क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन में ये है कि ये बताइए कि हम लोग को इन आँखों से पूरा का पूरा दीवार पीछे का दिख जाए, हम लोग को ये चीज़ करना है। तो कैसे करें, फिर सिमिलर ट्रायंगल्स लगेंगे, ये क्या मानेंगे, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक हम लोग क्या बना दिए वापस से ट्रायंगल, यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग का क्या फॉर्म हो गया, इमेज। सिमिलर ट्रायंगल्स लगाएंगे तो ये D है, ये D है, ये भी कितना हुआ, D हुआ। वाह वाह, मजा आ गया। तो खूबसूरत सा एक ट्रायंगल बन गया हम लोग का। एक ट्रायंगल IBE है, ट्रायंगल IBE, और दूसरा जो हम लोग का ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल हम लोग का क्या है, IAD, ट्रायंगल IAD। अब जैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, BE, ये तो चाहिए, और ये जो वॉल है इसकी लेंथ हम लोग मान लेते हैं L, कंसिडर कर लेते हैं वॉल की लेंथ, BE/L इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस हम लोग का कितना है, D, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, D कितना बेटा, D + D + D, 3D से D कैंसिल हो गया, हम लोग का BE निकल के आ गया। मतलब कि इमेज का साइज कितना होना चाहिए, तो बेटा वॉल का जस्ट 1/3 होना चाहिए हम लोग का, क्या बेटा, मिरर का लेंथ, हाइट, विड्थ, जो मर्जी वो बोलना है बोलो, ठीक है, 1 डायमेंशनली बात कर रहे हैं फिलहाल। और फिर एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे एस्पेक्ट क्या है कि जो भैया जी हैं वो कहाँ पे खड़े हैं, एकदम बीचों बीच, किसके, वॉल और मिरर के। तो ध्यान रखना ये सारी छुटकी छुटकी बातों का। अगर
जो हम लोग का ऑब्जर्वर है, जो पर्सन है, इसका हम लोग शिफ्ट कर देते हैं पोजीशन, तो हम लोग का अगेन आंसर क्या हो जाएगा, चेंज। तो इसको रटना नहीं है, इसकी अंडरस्टैंडिंग बनानी है। आप जेईई मेंस के लिए जा रहे हैं, एनालिसिस आपको आनी चाहिए, सिंपल सिंपल एनालिसिस करने, रट के ये नहीं हो सकता। नहीं तो हर 95 96 वाला बोर्ड का जो टॉपर है वो जेईई मेंस निकाल लेता, मेजॉरिटी नहीं निकाल पाते हैं, इसी वजह से कि रट के नहीं हो पाता। तो रट के नहीं जाना है आपको। जो बोर्ड टॉप किया है, अपना थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ाया है, इंक्रीज किया, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस किया है, वो निकाल सकता है। मेजॉरिटी जो बच्चे निकालते हैं ये एग्जाम, वो देखोगे आप कि एवरेज निकालता है बच्चा। एवरेज बच्चा क्यों निकालता है? मेजॉरिटी, ऐसा नहीं कि टॉपर्स नहीं निकाल सकते, नो डाउट निकाल सकते हैं, बहुत अच्छा ज़बरदस्त रैंक भी लाते हैं, पर एवरेज बच्चों के लिए क्यों है? क्योंकि ये मेहनत का है बेटा। मेहनत, सही गाइडेंस, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा डेफिनेटली। और दिन रात की कंसिस्टेंसी भी लगती है। साथ ही साथ जैसे ये अटेम्प्ट था, अनप्रेडिक्टेड था, टेस्ट सीरीज़ में आ रहे थे 200 मार्क्स, अभी 100 नहीं आ पा रहे हैं, पेपर टफ था। तो इसीलिए पेशेंस, हार नहीं मानना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एक खूबसूरत सा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है किस पे है बेटा, कि एक बार पढ़िए आप लोग, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप लोग को ये चीज़ दिख रहा है, बड़ा ही अटपटा सा सवाल है। ये रहा आपका पोल, ये आपका मिरर है, ये आपका इमेज है। बच्चों के मन में सवाल है ये क्या हुआ? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सिंपल सी चीज़ कि जैसे ये हम लोग का मिरर है और मिरर से कुछ डिस्टेंस नीचे यहाँ पे x डिस्टेंस पे हम लोग का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब एग्जैक्टली x डिस्टेंस पे हम लोग का इमेज बनेगा, x डिस्टेंस पे ही एग्जैक्टली बनेगा और ऑब्जेक्ट के सामने ही इमेज बनेगा। कंडीशन परपेंडिकुलर हो वो मिरर के प्लेन के, मतलब लाइन जॉइनिंग परपेंडिकुलर होनी चाहिए मिरर के। अगर हम लोग का ऐसा हो गया, कुछ सिलसिला ऐसा दिखा हमको कि ये ऑब्जेक्ट हम लोग का ऐसे है, जैसे ये रहा मिरर और यहाँ पे है हम लोग का ऑब्जेक्ट। तो अब कोई बच्चा बोलेगा सर बहुत ही आसान है बनाना, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींच देंगे, यहाँ पे इमेज बना देंगे, इस तरफ इमेज, इस तरफ इमेज बना देंगे। मतलब क्या बोल रहे हैं, ये चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि जैसे ये है, तो कई बच्चे बोलेंगे सर ऐसे एक लाइन खींच देंगे, सामने होगा, ये रहा, यहाँ इमेज बनेगा। बेटा ये गलत हो गया ना, परपेंडिकुलर होना चाहिए आपका लाइन। तो आपको इमेज कैसे बनाना है, तो आपको इमेज ऐसे परपेंडिकुलर एक लेना है, ये डिस्टेंस, तो यहाँ पे आपका इमेज कहीं बन रहा होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए लाइन। तो ये चीज़ है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये है ऑब्जेक्ट आपका, ये है इमेज आपका, ठीक है। अब जैसे कि कोई पूछता है कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ दिखेगा, तो हम लोग, अब जैसे कोई बोलेगा मैं यहाँ खड़े हो जाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखेगा क्या, अपनी खूबसूरत आंखों से क्या हम लोग यहाँ से इमेज को देख सकते हैं? तो हम बोलेंगे शायद हाँ शायद ना। कोई बोलेगा मैं यहाँ पे खड़े हो जाता हूँ और यहाँ से देखता हूँ, तो क्या इमेज दिखेगा? शायद हाँ शायद ना। हम लोग को फील्ड ऑफ व्यू बनाना पड़ेगा, फील्ड ऑफ व्यू बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बताएंगे कि इमेज दिख सकता है ऑब्जेक्ट का कहाँ पे नहीं। तो हम लोग फील्ड ऑफ व्यू बनाते हैं। कैसे बनाना है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। जो मिरर का लोअर एंड है उसको ज्वाइन करो इमेज से और ट्रेस बैक करो पीछे, इस तरफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। उसके बाद फिर जो हम लोग का इमेज है उसको अपर एंड से कनेक्ट करो और इस लाइन को भी ट्रेस बैक कर दो। लाइन सीधी बनी हो नहीं बनी हो आपको समझ में आना चाहिए। तो जैसे कि ये हो गया, और ये जो है ये रीजन में अगर कोई भी होगा तो उसको इमेज दिखेगा, और इधर जो है भैया जी को तो दिखेगा ही नहीं यहाँ पे इमेज, तो इनको तो नहीं दिखने वाला। तो हम लोग को यही अब ये सवाल करना है कि जैसे कि कोई आदमी है तो बोल रहा है कि अप टू व्हाट मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट्स अ मैन कैन सी द इमेज ऑफ टॉप ऑफ अ पोल। तो ये रहा टॉप ऑफ अ पोल, ठीक है। अभी ये टॉप ऑफ अ पोल है, इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है, आपको समझ में आ रहा है, अभी तुरंत समझाया गया। अब क्या है कि आप कहाँ पे ऐसी जगह पे रहो कि आपको ये टॉप ऑफ द पोल का क्या दिख जाए, इमेज दिख जाए। तो देखो ये रहा अब इमेज को लोअर एंड से एक लाइन से ऐसे किए तो ये रहा पॉइंट डी। उसके बाद इमेज को अपर एंड ऑफ द मिरर से एक लाइन से हम लोग ज्वाइन किए और ट्रेस बैक किए तो ये रहा पॉइंट टी। तो ये जो है यही है मिनिमम
और फिर आप लोग समझ गए हो, क्या समझ गए हो कि ये जो है ये ई से यहाँ तक यही क्या है बेटा, मैक्सिमम। ओहो इतना सिंपल चीज़ था। और यही क्या पता मेंस में पूछ दे, यही क्या पता एडवांस पूछ दे। कोई बच्चे बोलेगा एडवांस में नहीं पूछ सकता, ठीक है नहीं पूछ सकता, समझ में तो है, एडवांस का क्वेश्चन भी लगा लेंगे। अब हम लोग जैसे ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। अब तुरंत सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हम लोग का क्या है 2, ये क्या है 6, ये क्या है बेटा 2, तो ये भी कितना हुआ 6, यहाँ से यहाँ तक 6 हुआ। सिमिलर ट्रायंगल से हम लोग, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ध्यान से दिख रहा होगा, और ये हम लोग का दूसरा ट्रायंगल हो गया। तो ये 2 है, तो ये 2 है, तो ये 6 है, तो ये भी क्या हुआ 6। सिमिलर ट्रायंगल से हम लोग कर सकते हैं इसको। उसके बाद हम लोग को ये देखना है, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है सबको, तो अच्छा सॉरी सॉल्व तो कर देते हैं। एच मिनिमम हम लोग का कितना आएगा 6, और ये कितना है बेटा 4, 6 + 4 हम लोग का मिनिमम कितना आया 10 मीटर आया, बधाई हो। अब जैसे कि एच मैक्स निकालना है हम लोग को, तो एच मैक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये ट्रायंगल देख सकते हैं एन बी ट्रायंगल। जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग क्या दिखेगा, ये हम लोग का कितना है बेटा 4, तो ये 2 है, ये 4 है, तो 2/4 इक्वल टू ये कितना है 6, और ये हम लोग को निकालना है, ये हम लोग का कितना है ई बी, तो हम लोग को ई बी कितना निकल के आ जाएगा बेटा 2 6 जा कितना आ जाएगा हम लोग का 12 निकल के आ गया। तो ये हम लोग का यहाँ से यहाँ तक ई बी हम लोग का 12 है, और ये कितना है 4, 12 + 4 कितना है हम लोग का मैक्सिमम कितना आएगा बेटा 16 मीटर, बधाई हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं कि जैसे कि अगर हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू 2 मिरर्स, तो 2 मिरर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो जैसे एक रेफरेंस के लिए यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि 2 मिरर रखा हुआ है, पर इमेज कितने बन रहे हैं 3। और बहुत ही कॉमन केस क्या है कि जैसे आप लोग चेंजिंग रूम में जाते हो, कहीं पे मॉल में गए होगे या फिर किसी शॉप पे गए होगे, तो आप लोग को ये दिखा होगा कि जब आप लोग चेंजिंग रूम में जाते हो आगे पीछे मिरर लगा रहता है, और आप लोग ये देखोगे कि 1 इमेज 2 इमेज 3 इमेज 4 5 6 7 8 9 10 मतलब कि इमेज ही इमेज। तो पीछे देखते हो पीछे भी इमेज इमेज इमेज, लेकिन कितनी इमेज बन रहे हैं काउंट करोगे तो काउंट करते गिनती आपकी ख़त्म हो जाएगी, पर इमेजेस ख़त्म नहीं होंगे। क्या रीज़न है इसका, क्या रीज़न है इसका, क्योंकि आपके इमेजेस कितने बन रहे हैं, इनफाइनाइट इमेजेस बन रहे हैं, इनफाइनाइट इमेजेस बन रहे हैं आपके आगे पीछे, इररिस्पेक्टिवली आपके इनफाइनाइट इमेजेस बन रहे हैं। तो ये जो नंबर ऑफ इमेजेस बन रहे हैं, क्या ये हर बार 2 मिरर में बनेंगे? अगर किसी एंगल पे 2 मिरर रख दिए तब भी इनफाइनाइट इमेज बनेंगे क्या? नहीं। तो इनफाइनाइट इमेजेस हम लोग के कब बनते हैं, जब मिरर्स क्या हों पैरेलली प्लेस्ड, ठीक है। लेकिन अगर पैरेलली प्लेस्ड नहीं है, किसी एंगल पे है, तब कितने इमेजेस बनेंगे, और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम लोग पढ़े कैसे, करें कैसे, तो वही चीज़ हम लोग अभी सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस कॉन्सेप्ट को। तो जैसे कि हम लोग का एक सिंपल सा क्वेश्चन उठा लेते हैं हम लोग, एक बहुत ही भयानक सिंपल सा क्वेश्चन कि हम लोग का एक मिरर हो गया, और ये हम लोग का मिरर 2 हो गया, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, दोनों के बीच में सेपरेशन लेते हैं, सेपरेशन लेते हैं दोनों के बीच में बेटा 10 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो जैसे पूछता है बताओ कि अब जैसे इसको देखो, पूछता क्या है ये छोड़ो, पहले ये देखो कि इसको करना क्या है, अपने आप जो भी पूछेगा बता दोगे। अब जैसे हम लोग रेफरेंस चूज़ करेंगे, रेफरेंस मिरर 1 ले सकते हैं, रेफरेंस मिरर 2 ले सकते हैं। तो मिरर 1 को जैसे अगर हम लोग रेफरेंस कंसिडर कर लिए, ये हम लोग का रेफरेंस हो गया, रेफरेंस हो गया, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज पहले इसी से बनाएंगे हम लोग। कितने डिस्टेंस पे बनेगा एक्जैक्टली 4 सेंटीमीटर पे बनेगा, बच्चा जानता है, ये हम लोग का इमेज है हुआ, इसको हम लोग I1 बोल देते हैं। I1 का मतलब क्या हुआ, I1 का मतलब हुआ इमेज ड्यू टू मिरर 1। अब हम लोग इस मिरर के चलते बनाते हैं इमेज, तो इस मिरर के चलते जब इमेज बनाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट का बेटा नहीं बना सकते, इस इमेज का बनाएंगे। इस बात का ध्यान रखना, इस ऑब्जेक्ट का नहीं बना सकते, इस इमेज का बनाएंगे। फुल कोर्स अगर आप लोग लेते, फुल सिलेबस डिटेल में जब आप लोग देखोगे लोगे, तो आप लोग को समझ में आएगा क्यों ये नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे तो आप लोग को अभी इतना ही जानना काफ़ी है कि इस पे बन गया, मिरर 1 पे बन गया ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट का मिरर 2 पे साइमल्टेनियसली नहीं बना सकते। अगर इसको रेफरेंस लिए थे तो बना सकते थे। आगे बढ़ते हैं।
तो जैसे हम लोग का इमेज बनेगा तो किसका इमेज बनेगा, इसका बनेगा, I1 का बनेगा। तो I1 का बनेगा तो कितने डिस्टेंस पे है ये, 10 + 4 14। तो यहाँ से एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर पे हम लोग का क्या बनेगा बेटा, इमेज बनेगा। इसको बोलेंगे I12, इमेज 2 to 1 ऑन द मिरर, इमेज ऑफ 1 ऑन द मिरर 2, I12 हो गया। सिमिलरली हम लोग बना सकते हैं बेटा, अब 1 बनाएगा I12 का, तो कितना डिस्टेंस, 14 + 10 कितना हो गया 24। तो कहीं 24 सेंटीमीटर पे हम लोग का इमेज बन रहा होगा। इसको हम लोग बोलेंगे I12 1, ये हम लोग का I12 क्या बन गया, इमेज ऑफ I12 ऑन मिरर 1। तो I12 1 लिख इसको बोल रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग के जो मिरर्स हैं वो एंगल पे होंगे तो हम लोग कैसे करेंगे चीज़ों को। तो मिरर सेट एंड एंगल हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब तो जैसे मिरर सेट एंड एंगल कर लेते हैं। वो क्वेश्चन को बाद में कवर कर लेंगे हम लोग। तो मिरर सेट एंड एंगल कवर करते हैं पहले। तो 2 मिरर्स हैं हम लोग के, एक मिरर है और ये दूसरा मिरर हो गया, ये एंगल थीटा हो गया दोनों के बीच में। अब इफ इसमें केसेस बनते हैं बेटा, केसेस हम लोग को बताते हैं। 360/θ आप लोग का एक आ सकता है इवन और एक आ सकता है बेटा 360/θ आप लोग का ऑड। दोनों में आंसर्स अलग अलग हो जाते हैं। अब अगर इवन है तो आप लोग का आंसर क्या होता है, 360/θ अगर आप लोग का इवन आ गया है तो हम लोग का आंसर क्या लिखना है, तो हम लोग का आंसर लिखना है बेटा, हम लोग का जो नंबर ऑफ इमेजेस आएंगे यहाँ पे वो हम लोग लिखेंगे 360/θ -1। तो ऑड में क्या होगा, ऑड में हम लोग का क्या होगा कि जब हम लोग ऑड में देखेंगे तो ऑड में 2 केसेस बनते हैं, ऑड के भी 2 केसेस बनते हैं। हम लोग को ब्रांच आउट कर रहे हैं ऑड को, और ऑड के केसेस को समझते हैं कि ऑड में कैसे हम लोग लिखते हैं। तो क्या होता है ऑड में जब हम लोग देखेंगे तो ऑड में हम लोग को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ानी पड़ेगी कि जैसे कि हम लोग का इमेज है, ये 2 मिरर्स हैं बेसिकली, और ये रखा हुआ है इमेज, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये रहा ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है, और एक मिरर जो है इससे एंगल बना रहा है θ1, और दूसरे मिरर से जो आपका ऑब्जेक्ट है जिस एक्सिस पे रखा हुआ है इससे जो आपका एंगल बना रहा है बेटा, ये एंगल बना रहा है θ2। तो आपको ये बताना है नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे। इफ θ1 = θ2 होगा आपका, तो आपका जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे, नंबर ऑफ इमेजेस ये आपके बनेंगे 360/θ -1। थीटा आपका क्या है, थीटा आपका है θ1 + θ2, ये आपका थीटा है। उसके बाद फिर अगर θ1 ≠ θ2 है तो आपके नंबर ऑफ इमेजेस क्या बनेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस आपके यहाँ पे जो बनेंगे वो बनेंगे बेटा 360/θ। ये आपका आंसर है, डायरेक्टली इंसर्ट कीजिए, आंसर पाइए, बल्ले बल्ले। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका जे एडवांस का क्वेश्चन है, जे एडवांस का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं ताकि क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। तो ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, बोलना ये चाह रहा है कि बताइए क्या सही है क्या गलत है। ये इस क्वेश्चन का मेन जूस है। तो हम लोग जूस को निकालते हैं बेटा। अब तो क्या दिया हुआ है, हम लोग का एक सिंपल सा ट्रायंगल दिया हुआ है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि 30 डिग्री 60 डिग्री एंगल पे रे इंसिडेंट कर रहे हैं, तो बताइए क्या क्या होगा। तो देखते हैं क्या क्या होगा। तो जैसे पहला जो है, पहला ऑप्शन, इस पहले ऑप्शन को हम लोग अभी करने वाले हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, द रे ऑफ लाइट विल कम आउट फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री फॉर 0 से L। मतलब अगर ये थीटा की वैल्यू हम लोग 30 डिग्री कर देंगे तो रे ऑफ लाइट जो है ये हम लोग को कैसे आ जाएगा, एकदम बिना किसी मतलब एक ही रिफ्लेक्शन पे एकदम अपने पाथ को ट्रेस बैक कर लेगा बेसिकली।
तो हम लोग एक रे उठा लेते हैं फिर, अगर ऐसी ही बात है तो। और ये रहा रे, हम लोग इसको उठा लिए। और ये जो रे है हम लोग का, इसको जब हम लोग देखें तो इसको कितना इंसिडेंस पे रखना है, इसको हम लोग को रखना है 30 डिग्री। ये हम लोग का 0 हो गया और ये हम लोग का L हो गया, मतलब ये जो L है ये बेसिकली 0 से L के बीच में हो, कहीं भी हम लोग रैंडमली उठा के लिए हुए हैं। तो ये 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री हुआ आपका, और ये जो है आपका 60 डिग्री हुआ, तो ऑब्वियसली 90 डिग्री हुआ। 90 डिग्री पे मिरर पे क्या कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है, प्लेन मिरर है, तो क्या कर जाएगा, अपने पाथ को ये ट्रेस बैक कर जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका क्या है बेटा, एकदम सही है। ऑप्शन बी पे हम लोग चलते हैं, तो क्या बोल रहा है, देयर इज एन एंगल फॉर L इक्वल टू L/2 एट विच द रे ऑफ लाइट विल कम आउट आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। इसको एक बार करके देखते हैं, आ सकता है नहीं आ सकता है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। ट्रायंगल बन गया हम लोग का, खिच पिच। अब ट्रायंगल बन गया तो बोल रहा है कि भैया एकदम बीचों बीच वाला पॉइंट लेना, तो ये वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे आपका पॉइंट है, ये कहाँ पे है एग्जैक्टली, आपका L/2 पे है। अब बोल रहा है कि एक रे को हम लोग एंटर करेंगे, एक रे को हम लोग इंसिडेंट करेंगे, और ये जो रे है हम लोग का, ये रे जब इंसिडेंट होगा इस पे, तो क्या दिखेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जैसे कि ये रे का एंगल क्या होना चाहिए, हम लोग इसको देखते हैं, ये रे का एंगल होना क्या चाहिए। तो कैसे अंडरस्टैंडिंग बनाएं, जैसे कि रैंडमली हम लोग एंगल ले लेते हैं थीटा, देखते हैं थीटा। तो ये एंगल भी हम लोग का क्या हुआ, थीटा, और ये एंगल हम लोग को तो पता ही है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसलिए क्या है बेटा, ये 60 डिग्री। ये एंगल हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 60, सॉरी 180 माइनस 60 कितना, 120, ये कितना होगा 120 माइनस थीटा हुआ, 120 माइनस थीटा। अब जैसे हम लोग देखेंगे ये जो रे है ये ऐसे जाएगा, अब ये ऐसे जाएगा, तो फिर ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, तो फिर यहाँ पे कहीं इंसिडेंट होगा। तो ऐसा क्या कर दें हम लोग कि ये यहाँ से पास कर जाए। तो हम लोग को ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, हम लोग को बस आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग यहाँ पे नहीं चाहिए। हम लोग को बस ये चाहिए कि भैया जिस पॉइंट से घुसा है उसी पॉइंट से निकालना है, और कहीं तो छेदा है नहीं, तो वहीं से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वहीं से निकालना पड़ेगा, पहला पॉइंट तो ये है। तो सिमेट्री फॉलो होनी चाहिए। क्यों सिमेट्री फॉलो होनी चाहिए, क्वेश्चन में ही सिमेट्री दी हुई है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो सिमेट्री हम लोग लगाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो सिमेट्री जब लगाने की हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे, तो हम लोग को दिखेगा, क्या दिखेगा, कि ये किसी एंगल थीटा में घुस रहा है, ठीक है, एक्सेप्टेबल है, पर रिफ्लेक्ट होने के बाद ये क्या होना चाहिए, पैरेलल टू बेस होना चाहिए। क्यों पैरेलल टू बेस होना चाहिए, क्योंकि अगर पैरेलल टू बेस हुआ तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्री ये एग्जैक्टली इस पॉइंट से निकल सकता है फिर। तो बेसिकली अगर सिमेट्री इतनी प्रॉपर चाहिए तो ये एंगल 60 है, और अगर ये पैरेलल टू बेस है तो इसका मतलब ये एंगल भी 60 हुआ, ये एंगल भी 60 हुआ, तभी ये पैरेलल टू बेस हो सकता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये एक छोटा सा ट्रायंगल बन गया, तो ये थीटा और फिर ये ऐसे पैरेलल टू बेस हुआ, तो ये एंगल भी हम लोग का 60 हुआ, ये भी 60 हुआ, ये भी 60 हुआ, एग्जैक्टली यहाँ से ये पास आउट कर जाएगा, सब यहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड है। तो हम लोग का ऑप्शन बी भी क्या है बेटा, सही है। ये जो एंगल है, ये एंगल क्या है हम लोग का, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, इसके लिए ऑप्शन क्या है, एकदम सही है। अब जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, द रे ऑफ लाइट विल नेवर कम आउट फॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री एट L इक्वल टू L/3। अब जैसे हम लोग ये भी डिस्टेंस लिए हुए हैं L/2, हम लोग को बोल रहा है कि डिस्टेंस भैया लो L/3, तो हम लोग L/3 डिस्टेंस कंसिडर करते हैं यहाँ पे। तो ये रहा हम लोग का ट्रायंगल, फिर से खूबसूरत सा, सुंदर सा। अब जैसे क्या है, यहाँ पे हम लोग L/3 पे इंसर्ट करना चाहते हैं, L/3 कहीं पे होगा, यहाँ पे होगा कहीं पे आपका L/3। तो L/3 पे आपको ये बोला हुआ है, एकदम कॉन्फिडेंटली बोला हुआ है कि 60 डिग्री होना चाहिए आपका एंगल। तो ये है आपका रे, और ये 60 डिग्री पे इसको इंसिडेंट कराना है, इस रे को। इस बात का हम लोग ध्यान देंगे कि ये रे हम लोग का एग्जैक्टली 60 डिग्री पे होना चाहिए। जब एडवांस का पेपर सॉल्व करेंगे तो इतना करने का नहीं मिलता है टाइम, ये सब करने का, पर आपका जितना एक्यूरेसी होगा, जितना अच्छा आप डायग्राम बनाएंगे, उतना ही अच्छा, उतना ही क्विक आपका आंसर आएगा। अब सारे जानते हैं ये ऐसे जाएगा, पैरेलल टू बेस हो जाएगा, क्योंकि कितने एंगल पे एंटर किया है, 60 डिग्री सिमेट्री के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एग्जैक्टली L/3 डिस्टेंस पे ही है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी L/3 पे ये टकराएंगे भाई साहब, टकरवाते हैं ये इनको। ये रहा, ये हम लोग एग्जैक्टली L/3 पे एंटर करेगा। तो अगर यहाँ पे इंसिडेंट किया L/3 पे, तो यहाँ भी एग्जैक्टली कितने पे आएगा बेटा, L/3 पे आएगा, और वापस क्या हो जाएगा, पैरेलल। और ये L/3 है, तो एग्जिट भी कितने से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। तो कितने रिफ्लेक्शंस हुए, काउंट करेंगे, 1 2
3 4 5, भैया जी बाहर निकल गए 5वें रिफ्लेक्शन के बाद। तो हम लोग का जो ये वाला स्टेटमेंट है, ये जो बोल रहा है कि नेवर कम आउट, तो बेटा ये स्टेटमेंट क्या हो गया हम लोग का? गलत, एकदम गलत, नॉनसेंस लिखा हुआ है ये। द रे ऑफ लाइट विल कम आउट फॉर 3 days विद 30 डिग्री आफ्टर 6 रिफ्लेक्शंस, ये भी क्या है बेटा? गलत। अभी तुरंत तो किया ना हम लोग कि L/3 वो भी तो 0 से L/2 के बीच में इलाई करता है ना, तो वहाँ पे हम लोग का कितने में आ रहा है? 5 रिफ्लेक्शन में आ तो रहा है, तो बल्ले बल्ले हम लोग की। अब जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं जब ट्राई करने के बाद इतने जल्दी आ जाते हैं आप, तो बेटा आप लोग को पॉज करना होता है वहाँ पे स्क्रीन, और पॉज करने के बाद आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 2 से 3 मिनट टाइम लीजिए, उससे ज़्यादा टाइम लेना नहीं है, उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो फिर सॉल्यूशन ही देख लो बेटा, समझ लो क्या करना है। और अगर 2 से 3 मिनट में हो ही जा रहा है तो बहुत बढ़िया है, क्या गजब क्या बात है। आप देख लो आपका अप्रोच सेम है या नहीं, अप्रोच करेक्ट है या फिर नहीं। और फिर अगर क्लिक ही नहीं कर रहा है क्वेश्चन कि इसका एल्गोरिदम क्या होना चाहिए सॉल्व करने का, तो भैया जी आप प्ले कर दो इंस्टेंटली, मतलब 10-15 सेकंड है, आप क्वेश्चन पढ़े, 20 सेकंड हो गया, फिर से एक और बार पढ़े, तो फिर उसके बाद फिर क्या है, आप क्वेश्चन का एक लाइन पढ़ो, डायग्राम बनाने की कोशिश करो, अगला लाइन पढ़ो, डायग्राम बनाने की कोशिश करो। ये भी नहीं बन रहा है, प्ले करो ना भैया, फिर देखो क्या हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अ मैन ऑफ हाइट 1.8 मीटर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ वॉल। तो एक है, ये खड़े हुए हैं भाई साहब, एक वॉल के सामने खड़े हुए हैं, पता नहीं क्यों पर खड़े हैं वॉल के सामने, कुछ कर रहे होंगे भरी दोपहरी। द सन इज एग्जैक्टली बिहाइंड हिम, तो सन जो है, सन एग्जैक्टली इनके पीछे है, ठीक है। हिज शैडो हैज अ लेंथ 1.5 मीटर ऑन द ग्राउंड, ये जो है इनकी शैडो 1.5 मीटर ऑन द ग्राउंड है, एंड 0.75 मीटर ऑन द वॉल, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ हिज शैडो ऑन द ग्राउंड इफ द वॉल इज रिमूव्ड, मतलब बोल रहा है कि ये वॉल जो है इसको रिमूव किए तो कितना होगा, फिर शैडो कितना होगा। तो जैसे बच्चे जो है, बच्चे सोचेंगे 0.75 मीटर और हो जाएगा, ना 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 ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात देखो, सन का पोजीशन जो है, सन का पोजीशन क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा गलत है। क्यों थोड़ा सा गलत है? क्योंकि जैसे कि अंडरस्टैंड बिहाइंड द मैन अगर सन है तो बच्चे ऐसे ही सोचते हैं कि एकदम खोपड़ी के ही पीछे है, तो ऐसे अगर आएगा तो बेटा आपका यहाँ तक बन जाएगा ना, फिर एकदम मतलब शैडो आपको परफेक्टली यहाँ तक मिलेगा, एकदम जस्ट पीछे ही कर दी हो सन को तो। लेकिन ऐसा है नहीं, तो ऐसा है नहीं, तो ये एक्चुअली में गलत है आप लोग का, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सन जो है, सन को ऊपर करते हैं, सन ऊपर हुआ हम लोग का। अब सन ऊपर हुआ तो आपको दिखेगा, हाँ भाई ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ से रे ऐसे आ रहा है और यहाँ पे क्या दिखेगा, 0.75 मीटर का हम लोग को दिखेगा वॉल पे, और 1.5 मीटर की परछाई यहाँ पे दिखेगी, ठीक है, बिल्कुल दिखेगी परछाई, ठीक है। ये वाली जो रेज है इसको क्या किया बेटा, रुकावट है इंसान का जो शरीर है, तो यहाँ पे परछाई दिखेगी, यहाँ पे लाइट तो दिखेगी नहीं आपको ऑब्वियसली। अब जैसे हम लोग देखते हैं तो इसको बहुत ही सिंपली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग आगे इधर लेके जाते हैं, तो ये दिख रहा होगा, ये एंगल को हम लोग थीटा लेते हैं, तो एंगल को अगर हम लोग थीटा ले लेंगे तो सिमिलर ट्रायंगल से सॉल्व हो गया। तो सिमिलर ट्रायंगल्स अगर हम लोग लगाएंगे तो सिमिलर ट्रायंगल से हम लोग को क्या दिखेगा कि एक तो ये है, एक ये है, इनकी हाइट 1.8 मीटर दी हुई है, तो हम लोग लिख सकते हैं 0.75 डिवाइड बाई 1.8 इक्वल टू, दूसरा ये है, इसको हम लोग मान लेते हैं x डिवाइड बाई ये बड़े वाला ट्रायंगल कितना हो गया, x प्लस 1.5। क्विकली सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू निकालिए, यहाँ पे जेईई मेंस के बच्चे हैं आप लोग, 1.07 मीटर आएगा आपका x का वैल्यू यहाँ पे। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कैलकुलेशन सही है या फिर नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में आप लोग पढ़ेंगे, एक ऑब्जेक्ट है O जो कि 1 मीटर डिस्टेंस पे प्लेस्ड है मिरर से, और M पॉइंट से भी 1 मीटर पे एग्जैक्टली प्लेस्ड है, प्लस यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो मिरर है ये एग्जैक्टली 60 डिग्री का एंगल बना रही है। और क्या बातें हो रही हैं, और बातें ये हो रही हैं कि आपको ये बताना है कि यहाँ पे एक इंसान है जो चल रहा है, XMX डैश, ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है AOM के, इस लाइन पे एक इंसान चल रहा है, और आप लोग को बताना है कि कितना इस लाइन पे वो लेंथ होगा जिस पे इस ऑब्जेक्ट का इमेज इंसान को दिख जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग इमेज बना देते हैं कि हम लोग का इमेज एग्जैक्टली बन कहाँ पे रहा है, तो हम लोग इमेज बनाते हैं। तो हम लोग का इमेज एग्जैक्टली मिरर पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, और ये हम लोग का लगभग परपेंडिकुलर ही है और सेम डिस्टेंस पे होगा। तो अगर हम लोग देखें तो ये डिस्टेंस अगर हम लोग का x है,
तो ये डिस्टेंस भी हम लोग का x होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग का यहाँ पे कहीं इमेज बन रहा होगा। ये हम लोग का इमेज बन गया। हम लोग अब क्या बनाना चाहते हैं, हम लोग फील्ड ऑफ व्यू बनाना चाहते हैं। तो फील्ड ऑफ व्यू बनाते हैं हम लोग। तो फील्ड ऑफ व्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, इमेज से एक लाइन पास कर रही होगी पॉइंट बी से, और वो ये रही। हम लोग एक ये बना देंगे रे, और ये जो रे है ये हम लोग की इंपॉर्टेंट रे है, इस बात का ध्यान देंगे हम लोग। ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रे है, इसको हम लोग पिंक से बना देते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग का एक और रे होगा, वो रे कहाँ से पास कर रहा होगा बेटा, ए से। तो हम लोग उस रे को भी उठाते हैं, ए से पास कराएंगे उसको हम लोग, और आई से पास कर रहा होगा। और ये जो रे है, ये रे ऑब्वियसली कहीं पे मीट कर रहा होगा इस लाइन एक्स एम एक्स डैश को, और एक ट्रायंगल ही बन रहा होगा। तो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं एक बड़ा सा ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। इमेजिनेशन यही रखेंगे कि एक बड़ा सा ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल क्या है हम लोग का, ए एम और नीचे एक्स डैश है, और वो ऐसे करके जुड़ रहा है। अब इसको ट्रायंगल को विजुअलाइज कर रहे हैं, तो विजुअलाइज करा देते हैं। जैसे कि इसको बहुत ही छोटा कर देंगे, छोटा कर देंगे तो फिर इस लाइन को हम लोग बड़ा कर देंगे। ये रहा लाइन, इस लाइन को बड़ा कर देते हैं, और इस लाइन को भी बड़ा कर देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं एक्स डैश एक्चुअली में यहाँ पे नहीं है। एक्स डैश आप लोग का सो कॉल्ड जो एक्स डैश है ये आप लोग का यहाँ पे है, और एक ट्रायंगल ही बन रहा है। इसमें हम लोग लगा सकते हैं ट्रायंगल वाली जो प्रॉपर्टीज हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगा यहाँ पे। हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब इतना छोटे पे तो नहीं करने वाले हम लोग, दिखना चाहिए हम लोग को, ये ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, ठीक है। अब अप्रोप्रिएट साइज का है बेटा। अब जैसे एक लाइन और लेनी पड़ेगी। अब जैसे कि ये हम लोग का इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे का पाथ रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर ही सही जाएगा। ये एंगल 60 डिग्री है, ये नॉर्मल है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। ये रहा आप लोग का नॉर्मल जो मिरर के एकदम परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ भी बना देते हैं परपेंडिकुलर एकदम। और ये एंगल 60 डिग्री है, तो 100% ये एंगल 30 डिग्री हुआ, और ये एंगल भी आप लोग का कितना हुआ, 30 डिग्री हुआ। टोटल एंगल 60 डिग्री हुआ यहाँ पे। हम लोग ये तो बहुत आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि ये 2 मीटर है मिरर का जो लेंथ है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं 2 sin 60 है, 2 sin 60 है, तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा, एग्जैक्टली √3 मीटर आ जाएगा हम लोग का। अब हम लोग दूसरी बात करते हैं कि हम लोग का एक इंसिडेंट रे ये रहा, दूसरा इंसिडेंट रे हम लोग ऐसे बनाते हैं, ये रहा हम लोग का दूसरा इंसिडेंट रे। तो ये जो दूसरा इंसिडेंट रे है ये रिफ्लेक्ट होने पे ये पाथ को पकड़ेगा। अब क्या है कि ये एंगल अगर 60 डिग्री है, ध्यान से समझिएगा, तो ये एंगल हम लोग का कोई बता सकता है कितना होगा, कोई बता सकता है ये एंगल कितना होगा, या फिर हम लोग को मेनली तो ये एंगल चाहिए, कोई बता सकता है ये एंगल कितना होगा। ध्यान से देखिए, ये रहा नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद फिर ये आपका लाइन, ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एंगल कितना है आप लोग का 30 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन और जो नॉर्मल है इसके बीच में एंगल कितना है यहाँ पे नीचे में 30 डिग्री। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो नॉर्मल है इसके बीच में यहाँ भी एंगल कितना होगा 30 डिग्री। होगा नहीं होगा, होगा, डेफिनेटली होगा। अगर ये एंगल आपका 30 डिग्री है कि नहीं, तो ये एंगल आपका कितना होगा, ये एंगल आपका ऑटोमेटिकली कितना हो गया 60 डिग्री। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और ये एंगल आपका फिर कितना हुआ 30 डिग्री। क्यों 30 डिग्री, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये क्या है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये भी कितना हुआ 60 डिग्री हुआ। अगेन जैसे ये चीज समझ में नहीं आया तो ये तो दिख रहा है ये 90 डिग्री है, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो ये एग्जैक्टली वर्टिकल लाइन है, इसलिए ये 90 डिग्री है। ये एंगल आपका ऑटोमेटिकली कितना हुआ 30 डिग्री। आप ऐसे समझ लो कि ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये नॉर्मल है, तो ये 60 हुआ कि नहीं हुआ, 100% एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया 60 डिग्री है, तो ये भी कितना हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60 डिग्री हुआ। फिर हम लोग ये तो कंक्लूड कर ही सकते हैं कि ये 30 है, तो ये भी कितना हुआ आपका 30 हुआ। बल्ले बल्ले आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो ये आप लोग बता सकते हैं ये कितना होगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं ये है 1 मीटर, ये नीचे देखिए OM, और ये जो BE है इसकी वैल्यू क्या है सेम। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये कितना होगा, ये होगा आपका 1/√3 मीटर सॉल्व करने पे, ये आपका √3 है। सिमिलरली नीचे ये वाला जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये एंगल कितना है 60 और ये कितना है 2, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये 2√3 मीटर है। सारे डेटास को हम लोग जोड़ देंगे, तो जोड़ने पे हम लोग का आंसर, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, हम लोग फाइनल आंसर लाएंगे, सबको जोड़ के हम लोग को फुल लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ व्यू। तो लेंथ हम लोग का जो फील्ड ऑफ व्यू का आएगा यहाँ पे वो कितना आएगा
जोड़ना चालू करते हैं तो 1/√3 प्लस यहाँ पे ये हम लोग का कितना है √3 प्लस ये जो हम लोग का कितना है 2/√3, सबको जोड़ देंगे तो ये 3/√3 √3 कितना हो जाएगा 339 हो जाएगा, 9 + 1 10 हो जाएगा। आप लोग का आंसर एग्जैक्टली आ जाएगा बेटा 10/√3 मीटर। ये आप लोग का आंसर आ गया। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का वो है बेटा इमेज वेलोसिटी। इमेज वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, एक प्लेन मिरर के रिस्पेक्ट में। सेम हम लोग स्फेरिकल मिरर के लिए भी पढ़ेंगे। तो ये जो पार्ट है इसमें हम लोग क्या कवर करने वाले हैं कि जैसे एक मिरर है, ऑब्जेक्ट है, इमेज है, तो अगर ऑब्जेक्ट मूव किया, मिरर मूव किया तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। इमेज को मूव नहीं करा रहे हैं, अपने आप नहीं करने वाला, ऑब्जेक्ट या मिरर मूव करेगा तो इमेज मूव करने वाला है, क्योंकि इमेज वर्चुअल वर्ल्ड में हम लोग का। दूसरी बात क्या है, ये फॉर्मूला हम लोग का, ये फॉर्मूला आया है कैसे, तो जैसे कि अगर हम लोग सिंपल अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं एकदम, तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं तो ये हम लोग का मिरर हो गया। अब जैसे ऑब्जेक्ट है हम लोग का x डिस्टेंस पे, ये रहा ऑब्जेक्ट, और सिमिलरली उतने ही डिस्टेंस पे हम लोग का क्या होगा बेटा, एक इमेज होगा। अब हम लोग ये चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी होगी कुछ v_o बोल देते हैं, तो इमेज के पास भी कुछ वेलोसिटी आ गई, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं vi। हम लोग ये बात को ध्यान में, इसका कुछ x कंपोनेंट होगा, इसका कुछ y कंपोनेंट होगा। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अलोंग मिरर प्लेन के जो परपेंडिकुलर लाइन है उसी पे लाई करते हैं हम लोग का ऑब्जेक्ट और इमेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग परपेंडिकुलर टू द मिरर प्लेन। तो बेसिकली हम लोग इस बात को क्लेम कर सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाई एक्सिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई एक्सिस। क्यों? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर गया और इमेज सेम स्पीड से ऊपर नहीं आया तो फिर दोनों एक ही लाइन में कैसे रहेंगे, फिर तो ऊपर नीचे हो जाएगा, नीचे ऊपर हो जाएगा, हाँ या ना, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर क्या है हम लोग का कि दोनों को किस में रखना है, हम लोग को सेम लाइन पे रखना है, मतलब कि दोनों की वाई कोऑर्डिनेट में वेलोसिटी क्या रहने वाली है, सेम, दोनों ऊपर जाएंगे साथ साथ, नीचे जाएंगे साथ साथ, सिंपल सी बात है। वेलोसिटी हम लोग का ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में अगर वेक्टर फॉर्मेट में देखें तो ये फॉर्मूला ऊपर वाला वैलिड है, और वेक्टर फॉर्मेट में देखें तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इन एक्स एक्सिस is equal to velocity of image with respect to mirror in x axis। ठीक है, तो ये सॉरी नेगेटिव लगेगा, यहाँ पे नेगेटिव क्यों लगेगा, जैसे मिरर को हम लोग रेस्ट में मान लेते हैं, सबसे पहले हम लोग मिरर को रेस्ट में मान लेते हैं। इफ वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू 0, मिरर को हम लोग रेस्ट में मान लिए हैं, तो मिरर को अगर रेस्ट में मान लिए तो फिर ये हम लोग क्या दिखेगा, VOX इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ VIX। अब ये फॉर्मूला क्या चीज को दर्शा रहा है, क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर की तरफ जा रहा है तो इमेज भी मिरर की तरफ आ रहा है। आप ये खुद घर में आज करके देख सकते हो कि आप मिरर की तरफ चलोगे तो आपको आपका इमेज भी मिरर की तरफ ही आते दिखेगा। मतलब क्या है कि जितना दूर आप मिरर से जाओगे उतना ही इमेज भी आपका दूर महसूस होगा। महसूस क्या होगा, दिखेगा, महसूस थोड़ी होगा, तो साफ साफ दिख जाएगा, रे ऑप्टिक्स है। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो इमेज भी 1 मीटर पर सेकेंड से मिरर की तरफ आएगा, तभी तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर दोनों क्या रहने वाला है, एट एनी गिवन टाइम सेम, जो कि हम लोग का कंडीशन है प्लेन मिरर के इमेज फॉर्मेशन के लिए, लॉ है, लॉ। अब आगे यहाँ पे देखते हैं तो ये हम लोग को कंडीशन मिली सिंपली। अगर हम लोग यहाँ पे डाल देते इमेज वाला भी तो हम लोग को ये फॉर्मूला मिल जाता, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर इन एक्स एक्सिस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये सिंपल सा बात है। इस पे हम लोग क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं प्लेन मिरर्स के बारे में। 2 प्लेन मिरर्स रखे हुए हैं, एंगल्स पे रखे हुए हैं, उसका फॉर्मूला भी देख लिए, और इमेज वेलोसिटी भी हम लोग क्रॉस चेक कर लिए, हर चीज़ को पढ़ लिए हैं। मेजर ऑफ द पोर्शन जो क्रैश कोर्स में कवर होना चाहिए बाउंस बैक सीरीज में वो कवर्ड है हम लोग का प्लेन मिरर के लिए। अब हम लोग देखने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। बेसिकली ये जाने जाते हैं स्फेरिकल मिरर के नाम से। अब कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में जो इनर साइड है स्फीयर के पार्ट होते हैं, इसलिए स्फेरिकल नाम पड़ा हुआ है। तो जो ये स्फीयर शेप है इसका अगर इनर साइड को हम लोग सिल्वर कर दिए और आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग है तो इसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। वहीं पे हम लोग का कॉनकेव क्या हुआ, कॉनकेव का मतलब कि हम लोग का जो आउटर साइड है वो क्या है, सिल्वर्ड है, और इनर साइड हम लोग का रिफ्लेक्टिंग है, तो इसको हम लोग कॉनकेव मिरर बोलते हैं। अब ये 10th क्लास में बच्चे पढ़े हुए हैं और 12th क्लास में भी डेफिनेटली इस बात को जानना ही है हम लोग को, क्या कि अगर कोई रे है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो कहाँ से पास करती है, फोकस से पास करती है।
यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में अपीयर टू पास थ्रू फोकस बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो रे है ये डाइवर्ज करने वाली है, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर भी कहलाता है, और रे जो है ये फोकस से पास करना चाहती है, पर कहां से, छेद करके मिरर में थोड़ी आ जाएगी। तो ये हम लोग इमेजिन ऐसी करेंगे कि ये रे हम लोग की आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये आ रही है फोकस की तरफ, लेकिन आ तो सकती है नहीं। तो हम लोग इस रे को ट्रेस बैक करेंगे पीछे, तो फिर यहाँ पे ये हम लोग को क्या मिल गया बेटा, रिफ्लेक्टेड रे मिल गया। आप लोग देख सकते हैं जो रिफ्लेक्टेड रे है ये क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है आफ्टर इंसिडेंस, और वहीं पे यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे है ये रे हम लोग की क्या कर रही है, साफ साफ आप लोग को दिखेंगे ये रे क्या कर रही है, आप लोग की कन्वर्ज कर रही है। तो इसीलिए इस मिरर को कन्वर्जिंग कहा जाता है, उस मिरर को डाइवर्जिंग कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट्स है, और ये बहुत ही सिंपल सा रे डायग्राम है। जिन बच्चों का बेसिक थोड़ा सा रिक्वायरमेंट है उनके लिए ये चीज़ बताया जा रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे पास की तो अपने पाथ को ट्रेस बैक कर जाएगी। यहाँ पे अपीयर टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद एक और रे डायग्राम है सिंपल सा, कि जैसे कि बहुत ही कॉमनली बोला जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पोल पे हम लोग को मिलता है। एक्चुअली ये हर जगह वैलिड है। अगर बात किया जाए तो कोई भी रे है वहां पे अगर स्फेरिकल मिरर में वो इंसिडेंट कर रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। हम लोग इस चीज को देख लेते हैं ये बात होती कैसे है। तो बहुत ही सिंपल सा चीज है, आप लोग का क्या है कि कोई भी रे जैसे इंसिडेंट कराते हैं, एक रे पैरेलल ले लेते हैं, और फिर ये इंसिडेंट होने के बाद क्या हो जाएगी बेटा, पास करेगी। ऑब्वियसली कहां से, फोकस से पास करेगी। तो ये रे फोकस से पास करेगी आपकी। तो जैसे आपको ये बताना है कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे बोला जा रहा है, तो आप लोग को नॉर्मल देखना पड़ेगा। तो नॉर्मल कैसे देखना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल सा चीज है। नॉर्मल के लिए आप लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ये दोनों को एक डॉटेड लाइन से जोड़ दीजिए, और ये जो है यहाँ पे आप लोग क्लियरली अब देख सकते हैं कि ये आपका इंसिडेंट एंगल हो गया और ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। ये हमेशा वैलिड है, ऐसा नहीं सिर्फ पोल पे वैलिड है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे कि हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस पे आने से एक बार पढ़िए आप लोग। कॉनकेव मिरर ऑब्जर्वेशन पे है क्वेश्चन, और बोल रहा है कि व्हाइल लुकिंग एट हर फेस इन अ मिरर हेमा नोट्स दैट हर फेस इज हाईली मैग्नीफाइड व्हेन इमेज इज क्लोज टू द मिरर। तो अगर ऑब्वियसली कॉनकेव मिरर ये पहले से ही लिख दिया है, पर अगर आपको नहीं पता है तो ये बात आपके ध्यान में होनी चाहिए कि आपको अपना इमेज सिर्फ अगर दिख रहा है, मैग्नीफाइड दिख रहा है, तो वो कॉनकेव मिरर ही हो सकता है और कोई मिरर नहीं। प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन नहीं होगा, और कॉन्वेक्स मिरर में तो इमेज हमेशा क्या होता है, डिमिनिश्ड होता है। तो कॉनकेव मिरर में ही आपकी जो वर्चुअल इमेज होती है वो मैग्नीफाइड होती है। तो यहीं से क्लियर हो गया कि अगर मैग्नीफाइड है, हेमा जो है वो देख रही है अपना चेहरा, खूबसूरत सा चेहरा, और ये मैग्नीफाइड दिख रहा है अगर हेमा को, तो ये कॉनकेव मिरर है। सिंपल सी बात है। When she is close to the mirror, तो ये बेसिकली इनको हम लोग समझते हैं कि सिंपली क्या बोल रहा है ये। इसका रे डायग्राम देख लेते हैं क्विकली। तो रे डायग्राम जो है, जैसे कई बच्चों को समझ में नहीं आ पाता है क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, तो हम लोग जैसे बना लिए, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये फोकस होगा, और हम लोग का ऑब्वियसली कहाँ पे रेंज कर रही, मतलब हेमा अभी कहाँ पे है, तो ये फोकस और पोल के बीच में है। क्यों फोकस और पोल के बीच में है, क्योंकि यहीं पे जब रहता है ऑब्जेक्ट तो उसका इमेज क्या बनता है बेटा, मैग्नीफाइड बनता है। तो एक रे हम लोग ले लिए जो यहाँ से पास कर रहा होगा, और फिर मतलब कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा, फोकस से जाएगा, और फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये पोल वन लगा दिए हम लोग। ये दोनों रे को ट्रेस बैक करते हैं, तो ये रे हो गया, और इस रे को भी हम लोग ट्रेस बैक करते हैं रेस्पेक्टिवली। तो ये हम लोग का इमेज बन गया। आप लोग साफ साफ देख रहे हैं मिरर के पीछे बन रहा है। अगर मिरर के पीछे बन रहा है इसका मतलब हम लोग का इमेज जो है वो क्या है, मैग्नीफाइड है प्लस वर्चुअल है। अब साफ साफ दिख रहा है। अब क्या बोल रहा है, एज शी बैक्स अवे, मतलब दूर जा रही है, मेरे से दूर जा रही है। हर इमेज फर्स्ट गेट्स ब्लरी। ब्लरी कहां पे होता है, ब्लरी आपका फोकस पे। जैसे ही ये शिफ्ट होते होते जब ये फोकस पे पहुंचेगी तो फिर आपको ये चीज दिखेगा कि फोकस पे जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड बनना चालू हो जाएगा। हाईली मैग्नीफाइड क्यों, क्योंकि इमेज कहां पे फॉर्म होगा, अब आपका इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा। तो ये दिक्कत है, इसलिए ब्लरी होना चालू हो जाएगा, फोकस के पास जाएंगे हम लोग। तो दूसरी बात क्या है, then disappears when she is at a distance of 45 सेंटीमीटर। और फिर एकदम जब हम लोग फोकस पे पहुंच ही जाएंगे, मतलब एग्जैक्ट फोकस पे होंगे, जब एग्जैक्ट फोकस पे ही पहुंच जाएंगे तो फिर होगा क्या, हम लोग का होगा क्या, जब हम लोग एग्जैक्ट फोकस पे पहुंच जाएंगे तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, सिंपल सी चीज होगा क्या कि इमेज जो है वो अचानक से क्या हो जाएगा, गायब। इसका दूसरे रे से दिखा देते हैं रे डायग्राम।
तो जैसे एक तो हम लोग का यही रे हो गया जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है फोकस से पास करेगा, और दूसरा हम लोग लेते हैं बेटा कोई भी आप रे ले सकते हो, जैसे कि क्या है कि ये रहा रे, दूसरा वाला आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से बना सकते हो, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बना दिए। अब देखो ये जो दो रेज हैं ये क्या है, ये कभी भी मिलने वाली नहीं, क्योंकि ये क्या है बेटा पैरेलल रेज। तो पैरेलल रेज कहाँ पे मिलती हैं, इन्फिनिटी पे मिलती हैं। तो इन्फिनिटी पे पैरेलल रेज मीट करेंगे तो ऑब्वियसली आप लोग को इमेज दिखने वाला ब्लर हो चुका है, लगभग कुछ नहीं ब्लरी इमेज दिखेगा आप लोग को। तो ये जो बेसिकली डिस्टेंस है 45 सेंटीमीटर, ये आपका क्या है फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है यहाँ पे 45 सेंटीमीटर। एक्सप्लेन दी हैपनिंग्स, व्हाट विल हैपन इफ शी मूव्स बियॉन्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। 45 सेंटीमीटर से जैसे ही इधर जाएगी हिमा तो उसको अपना इमेज दिखना गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर इमेज मिरर पे नहीं बन रहा होगा, मतलब वर्चुअल इमेज नहीं दिखेगा हम लोग को, क्या दिखेगा रियल इमेज। रियल इमेज हम लोग स्क्रीन पे ऑब्जर्व करते हैं, तो इमेज तो बन रहा होगा पर दिखेगा नहीं वो भी इमेज, ठीक है, स्क्रीन पे ही दिख सकता है, हिमा को नहीं दिखने वाला ऐसे मिरर पे जैसे दिख रहा था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हम लोग का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वी नो दैट parallel light rays which are inclined to the principal axis of a spherical mirror after reflection converge at a point in the focal plane of the mirror। तो बोल रहा है कि अभी तक जैसे हम लोग ये पढ़ रहे थे, जो हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, बखूबी जानते हैं इस बात को, कि जैसे कि कोई मिरर है, तो कोई मिरर जो है हम लोग का, जस्ट वन सेकेंड, तो जैसे कि कोई मिरर है हम लोग का, तो ये जो मिरर है इसमें अभी तक हम लोग को ये बात पता थी कि कोई रे है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो फिर कहां से पास कर जाएगा, फोकस से पास कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग को ये चीज बोल रहा है कि अगर वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, इंक्लाइन टू प्रिंसिपल एक्सिस है, जैसे ये रहा रे, ये क्या है, इंक्लाइन टू प्रिंसिपल एक्सिस है of a spherical mirror after reflection converge at a point in the focal plane of the mirror। ये क्वेश्चन एसबीटी का है बेटा, एसबीटी लेवल 1 का क्वेश्चन है ये, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसे देखो कितनी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग हम लोग को आ रही है, जो चीज मिस्ड आउट रहती है जनरली। तो बनाना कैसे है ये रे, हम लोग बनाएंगे कैसे, कैसे बनाएं हम लोग ये रे। तो सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि यहाँ पे ये फोकल प्लेन से पास करने वाला है, तो फोकल प्लेन कहाँ है, कहीं ऐसा, ये रहा फोकल प्लेन जो फोकस से पास कर रहा होगा, ये रहा फोकल प्लेन, ये फोकस से क्या कर रहा होगा, ये प्लेन पास कर रहा होगा। तो ये प्लेन है, ऑब्वियसली 2 डायमेंशनल है, तो रे को हम लोग कैसे पास कराएंगे, तो हम लोग का रे, अब हम लोग 1 मिनट ट्राई कीजिए, आप लोग सोचिए कैसे फोकल प्लेन से पास करेगा, एक बार देखिए। तो आप लोग एकदम सही है, यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सी चीज, जो चीज बताया गया आप लोग को पहले से ही, कि सर हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा चीज लेंगे, क्या लेंगे, एक रे उठाएंगे हम लोग, बेसिकली रे नहीं है ये नॉर्मल लाइन है एक्चुअली, तो नॉर्मल लाइन रही, ये कहाँ से पास करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, इंसिडेंट पॉइंट को ज्वाइन करेंगे इससे, और हम लोग ये बोल देंगे ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का इंसिडेंट रे है और ये इंसिडेंट एंगल है, तो यहीं से हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बना देंगे, तो ये रहा हम लोग का रिफ्लेक्टेड रे। ये रे क्यों हिल जा रहा है बार बार, ये रहा हम लोग का रिफ्लेक्टेड रे, और ये साफ साफ आप लोग देख सकते हैं कहाँ से पास कर रहा है, फोकल प्लेन से पास कर रहा है, और जब ये फोकल प्लेन से पास कर रहा है तो ये रहा इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन द फोकल प्लेन, मतलब कि सो कॉल्ड इंटरसेक्शन पॉइंट, जो भी आप बोलिए। तो ये सिंपल से इसका रे डायग्राम हो गया, जहाँ पे हम लोग ये क्लेम कर सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये क्या है हम लोग का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए। अब ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन ये क्या है, इसमें बोल रहा है कि मिरर ग्राफ्स एंड कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पूछ रहे हैं आप लोग से। तो पूछ रहा है कि भैया ये बताइए कि जब आप लोग ग्राफ की बात करेंगे मिरर में, तो फिर वो कैसे प्लॉट होगा, क्या होगा, कैसे हम लोग उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाए। तो यहाँ पे 4 केसेस दिए हुए हैं, इससे अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है प्लॉट द ग्राफ ऑफ 1/b वर्सेस 1/u वेयर द इमेज डिस्टेंस एंड u इज b इज इमेज डिस्टेंस और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बेसिकली सिंपल सी चीज है। और बोल रहा है कॉन्केव मिरर व्हेन इमेज इज रियल। तो एक बार ट्राई कीजिए, इमेज रियल होना चाहिए, ये आपकी पहली अंडरस्टैंडिंग है। ट्राई कीजिए जल्दी से, इसका पार्ट है, ठीक है। तो जो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे अब यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे देखेंगे सिंपली कि इमेज रियल है, इमेज जो हम लोग का है रियल है। अगर इमेज रियल है तो हम लोग ये देख सकते हैं कि इसका साइन कन्वेंशन सारे जानते ही हैं।
साइन कन्वेंशन क्या है कि इस तरफ जो भी रखा हुआ है वो नेगेटिव है और इस तरफ जो भी है वो क्या है बेटा, पॉजिटिव। तो हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ देखते हैं कि हम लोग का u नेगेटिव हो गया, जो v है वो भी नेगेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि इमेज रियल है तो मिरर पे तो दिखने नहीं वाला। और फोकल लेंथ, अगेन फोकल लेंथ हम लोग का क्या है कॉन्केव मिरर के लिए नेगेटिव, वहीं कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जब इक्वेशन हम लोग देखेंगे तो फिर क्या देखेंगे, 1/b + 1/u = 1/f। ये सिंपल सा इक्वेशन हम लोग का मिरर फॉर्मूला जिसको बोला जाता है। यहीं पे मैग्निफिकेशन की अगर बात करें तो मैग्निफिकेशन -v/u होता है, और मैग्निफिकेशन हम लोग एक और बात कर लेंगे, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर लेंगे। तो 1/b + 1/u 1/f होता है। सारे नेगेटिव है तो सारे नेगेटिव है तो हम लोग यहाँ पे रेस्पेक्टिवली इंसर्ट करेंगे सबकी वैल्यूज। तो -1/u = -1/v -1/u = -1/f। माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, सब क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये ग्राफ हम लोग कैसे दिख रहा है, ये 1/v वर्सेस 1/u ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये हम लोग का y + x = कुछ इंटरसेप्ट हो गया हम लोग का c, फोकल लेंथ कांस्टेंट होता है। तो हम लोग क्या देख सकते हैं, y = -x + c। जब y = -x + c आया तो हम लोग इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसे दिखेगा, तो ग्राफ हम लोग को बनाना है 1/v वर्सेस 1/u मॉडुलस लेते हुए। तो हम लोग को दिखेगा जब हम लोग का x 0 है तो हम लोग को y कोऑर्डिनेट हम लोग का क्या है 1/v, ये हम लोग y कंसिडर कर रहे हैं, और इसको हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, x। तो y कोऑर्डिनेट पे हम लोग को इंटरसेप्ट क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो हम लोग ग्राफ ऐसे जाएगा 100%, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हम लोग की कितनी है, 1/f। तो ये हम लोग का पहला केस हो गया, पार्ट ए। आगे हम लोग बढ़ते हैं पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, और सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए अगले पार्ट में क्या बोल रहा है, कॉनकेव मिरर व्हेन इमेज इज वर्चुअल। तो अगले पार्ट में क्या बोल रहा है, अगले पार्ट में साफ साफ बोल रहा है कि इमेज हम लोग का क्या है, वर्चुअल है। इस बात पे ध्यान देना है कि इमेज वर्चुअल है। तो हम लोग जब यहाँ पे इक्वेशन सेट करेंगे तो इक्वेशन वही रहने वाला है हम लोग का, मिरर फॉर्मूला थोड़ी चेंज होगा। मिरर फॉर्मूला सिंपल सा है, 1/v + 1/u = 1/v + 1/u = 1/f। मिरर फॉर्मूला वही रहने वाला है। यहाँ पे बस चेंज ये आएगा कि हम लोग का v जो था, v हम लोग का क्या था, v हम लोग का नेगेटिव था। अब यहाँ पे v क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यों v पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि जो हम लोग का वर्चुअल इमेज होता है वो किस साइड लाई करता है, मिरर के उस साइड लाई करता है, मतलब मिरर वर्ल्ड में है बेसिकली ये। तो v हम लोग का पॉजिटिव है, वही u हम लोग का नेगेटिव है। फोकल लेंथ हम लोग का हमेशा कॉनकेव मिरर के लिए नेगेटिव रहता है। तो हम लोग जब इसमें आगे बढ़ेंगे तो कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे इक्वेशन कैसे आएगा, y - x = c। तो y - x = c आया कि नहीं आया, सॉरी प्लस ही नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा हम लोग का -c। तो हम लोग का इक्वेशन क्या आएगा, y = x - c। x को हम लोग उधर भेज दिए। इसका अगर हम लोग ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ आप कैसे देखेंगे, जब y वर्सेस x का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, जब y हम लोग का 0 है तो नेगेटिव इंटरसेप्ट मिल रहा है। नेगेटिव इंटरसेप्ट मिल रहा है मतलब हम लोग का लाइन ऐसे जाएगा, लीनियर रिलेशन है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हम लोग साफ साफ देख सकते हैं। स्लोप भी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, पर स्लोप में अभी नहीं जाएंगे। जेई वाले बच्चों बहुत आसानी से स्लोप देख सकते हो कि स्लोप पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। अब क्या है कि यहाँ पे हम लोग का क्या होगा बेटा, ये वैल्यू जो होगी कितनी होगी, -1/f। और y हम लोग का क्या है, y हम लोग का है 1/v मॉडुलस, और x हम लोग का क्या है 1/u मॉडुलस। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जब आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फॉर कॉन्वेक्स मिरर व्हेन इमेज इज वर्चुअल। तो हम लोग जो अगला पार्ट करने वाले हैं उसमें क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, और इमेज क्या है, वर्चुअल। इमेज तो हमेशा कॉन्वेक्स मिरर के लिए वर्चुअल ही रहता है, इमेज तो रियल हो ही नहीं सकता कॉन्वेक्स मिरर के लिए। भाई हम लोग का जो रियर व्यू मिरर रहता है गाड़ी में वो क्या रहता है, कॉन्वेक्स मिरर ही। तो उसमें इमेज कभी रियल होता है नहीं, हमेशा वर्चुअल ही होता है, डिमिनिश्ड होता है। चाहे जितनी दूर से आ रही हो गाड़ी दिखेगी, और चाहे जितने पास से चाहे छोटी ही दिखेगी, बड़ी तो होगी नहीं। बड़ी बड़ी गाड़ी छोटी सी दिखती है तो ये डिमिनिश्ड है। और ये किसका प्रॉपर्टी है, कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर के बहुत इसलिए ग्रेटर एप्लीकेशंस हैं। कॉन्केव मिरर के भी हैं नो डाउट, डेंटिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं। हम लोग का जो हेडलाइट है उसमें कॉन्केव मिरर ही लगता है। तो हम लोग जैसे क्या बात कर रहे थे, हम लोग इस बात को कर रहे थे कि हम लोग का कॉन्वेक्स मिरर व्हेन इमेज इज वर्चुअल। तो कॉन्वेक्स मिरर है और इमेज हम लोग का वर्चुअल है, तो हम लोग का जो u है वो तो नेगेटिव ही रहेगा, वहीं v जो है वो क्या होगा हम लोग का पॉजिटिव होगा। और जो हम लोग का फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ हम लोग का पॉजिटिव रहता है, क्योंकि ये क्या है बेटा, मिरर के इस साइड है इसका फोकल लेंथ, जिस तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर उस तरफ हम लोग का फोकस है बेसिकली। हम लोग यहाँ पे जब इक्वेशन सेट करेंगे तो इक्वेशन सेट करते हुए हम लोग क्या देखेंगे, 1/v + 1/u = 1/f। जिंदगी भर यही रहेगा तुम्हारा फॉर्मूला। उसके बाद फिर क्या है, 1/v हम लोग का पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, u हम लोग का नेगेटिव है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है। तो हम लोग क्या देखेगा, y = x + c टाइप का ग्राफ दिख जाएगा। तो y = x + c का क्विक ग्राफ हम लोग प्लॉट कर देंगे। तो हम लोग का y वर्सेस x का ग्राफ क्विकली प्लॉट कीजिए।
कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जब आपका x 0 है तो फिर आपका कुछ पॉजिटिव इंटरसेप्ट मिल रहा है, वहीं जब y 0 है तो आपको, जब आपका y 0 है तो आपको x पे नेगेटिव इंटरसेप्ट मिलेगा। तो आपका ग्राफ ऐसा हो गया। अब ये जो है ऑब्वियसली ये क्या है 1/b मॉडुलस, ये क्या है आपका 1/u मॉडुलस। हम लोग अगले पार्ट में जाते हैं। अगले पार्ट में जब जाएंगे तो क्या बोल रहा है हम लोग का, बोल रहा है कि फॉर कॉन्वेक्स मिरर व्हेन इमेज इज रियल, कॉन्वेक्स मिरर जब, फॉर कॉन्वेक्स मिरर व्हेन इमेज इज रियल। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर इमेज इज रियल, बड़ा अटपटा सी चीज बोल दिया है ये। इमेज रियल कॉन्वेक्स मिरर में होता कहाँ है भैया, एक बार सोचो कैसे बन सकता है फिर। तो ये जो पार्ट है कि इमेज रियल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जब हम लोग देखें कि जब हम लोग का ऑब्जेक्ट रियल है तो हम लोग थोड़ा सा इसमें कुछ चेंज करते हैं। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को वर्चुअल कर दिए तो क्या हम लोग का इमेज रियल मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे भी जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे रिफ्रैक्शन, मिरर, ये सब चीज़ को, मतलब कि रिफ्रैक्शन, लेंस रहेगा, मिरर रहेगा, कॉम्बिनेशंस रहेंगे, सबको मिक्स कर देंगे। हम लोग जब क्वेश्चंस देखेंगे तो देखेंगे बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट नामक भी एक चीज़ होती है। तो अगर हम लोग का ऑब्जेक्ट ही वर्चुअल होगा तो इमेज रियल मिल जाएगा। तो ज़्यादा कुछ परेशान होने वाली यहाँ पे बात नहीं है, मक्खन है, खा लो बस। अब जैसे क्या है, एकदम सिंपल सा चीज़ है, ये हम लोग का कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग का ऑब्जेक्ट जो है ये अब रियल नहीं है, ये क्या है वर्चुअल है। तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट हम लोग का पॉजिटिव हो गया, वही इमेज रियल है। तो इमेज जो हम लोग का बी है ये क्या हो गया नेगेटिव हो गया। फोकल लेंथ तो हमेशा क्या रहने वाला है पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे 1/b प्लस 1/u किसके बराबर होता है हम लोग का 1/f। अब जैसे हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे तो b हम लोग का नेगेटिव है, u हम लोग का पॉजिटिव है, f हम लोग का पॉजिटिव है। तो हम लोग का इक्वेशन क्या बनेगा -y इज इक्वल टू, ये उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा -x + c। तो हम लोग का इक्वेशन कैसे बनेगा y इज इक्वल टू x - c, ये हम लोग का इक्वेशन बनेगा। इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम लोग को क्या दिखेगा, ग्राफ हम लोग को कुछ ऐसे दिखेगा। ये हम लोग का ग्राफ हो गया। इस एक्सिस पे y प्लॉटेड है, इस एक्सिस पे x प्लॉटेड है, और ये हम लोग का सिंपली ग्राफ हो जाएगा। ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, इंटरसेप्ट की वजह से ये ओरिजिन से पास नहीं करने वाला है। दैट्स योर ग्राफ। बच्चे के मन में डाउट है कि सर 1/f क्या है, तो 1/f आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जहाँ से ये पास कर रहा होगा ऐसे इमेजिन कर लेते हैं, ये आपका 1/f है और ये यहाँ आपका 1/f रहा। तो ये आपका सिंपली सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ते हैं। इसको करने से पहले एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। पहले यहाँ पे देखिए, तो जैसे अगर ऑब्जेक्ट है हम लोग का, ये स्फेरिकल मिरर रखा हुआ है एक, और हम लोग का ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के पास कुछ वेलोसिटी होगी, ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी होगी, कौन से एक्सिस में होगी, दोनों एक्सिस में है। ये हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ये हम लोग का एक्स एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलरली ऑब्वियसली क्या हो गई वाई एक्सिस। तो हम लोग को देखना है इमेज के बारे में, इमेज कैसे बिहेव करेगा। ये हम लोग का वेलोसिटी है, इसका कुछ कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्स एक्सिस, और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाई एक्सिस। तो हम लोग सिंपली कंसिडर करते हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला उठाते हैं। तो मैग्निफिकेशन हम लोग का क्या बोलता है, मैग्निफिकेशन हम लोग का बोलता है, मैग्निफिकेशन होता है -v/u। और मैग्निफिकेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हम लोग हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको ऐसे लिख सकते हैं वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, इमेज को आई से रिप्रेजेंट कर, कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। अब जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए यही जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है इमेज का, इसी को अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन वाई कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही क्या हो जाएगा वेलोसिटी। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं सिंपली। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं y0 my0 इज इक्वल टू yi। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि m, और यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग dy0 अपॉन dt जो कि v0 हो जाएगा, और कौन से कोऑर्डिनेट में है y, हम लोग किसके बराबर देखेगा वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y कोऑर्डिनेट। तो हम लोग का y कोऑर्डिनेट में सिंपल सा एक फॉर्मूला निकल के आ गया। इसको एक बार देख लीजिए प्लस माइनस कुछ होगा कि नहीं होगा, क्रॉस चेक कर लीजिए जल्दी। तो ये क्या आ गया हम लोग का वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन y कोऑर्डिनेट। हम लोग ये भी देखते हैं कि हम लोग को x कोऑर्डिनेट में कैसे निकाला जाता है वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो बहुत कुछ नहीं करना है, सिंपल सी चीज करना है कि आप लोग ये इक्वेशन को देखिए, ये इक्वेशन क्या लिखा हुआ है 1/v
प्लस 1/u किसके बराबर है आपका 1/f। अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं इसको, बेसिकली डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं धीरे से समझाएंगे कि जैसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या होगा -1/v² dv -1/u² du किसके बराबर 0, क्योंकि फोकल लेंथ जो है वो कांस्टेंट है हम लोग का। तो हम लोग को dv/v² नेगेटिव इज इक्वल टू du/u² पॉजिटिव। तो हम लोग क्या देखेगा dv/du इज इक्वल टू क्या देखेगा -v²/u²। और वहीं पे v²/u² मतलब कि ये मैग्निफिकेशन जो है, ध्यान से देखिए, ये मैग्निफिकेशन का अगर इस मैग्निफिकेशन की मैग्नीट्यूड की बात करें तो इस मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड कितना है, सिंपली v/u। तो ध्यान रखना है चीजों का। यहां पे हम लोग -m² लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं dv/dt और du को इधर भेज देते हैं आरएचएस में du/dt और किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको m² से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हम लोग का क्या बन गया dv/dt, मतलब कि अब y कोऑर्डिनेट में चेंज नहीं है क्योंकि v क्या है, v हम लोग का x कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंटेड है, वहीं u हम लोग का x कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंटेड है। तो dv/dt क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ किसका बेटा इमेज इन x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू, माइनस को भूल गए सॉरी, तो माइनस को इंसर्ट कर देते हैं, ये रहा माइनस प्यारा सा, एक सेकेंड जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, इज इक्वल टू -m and here I will insert m²। okay, so vix is equal to -m² vox। तो ये क्या बता रहा है हम लोग का, सबसे पहले वेलोसिटी हम लोग को पता चल गया y कोऑर्डिनेट में, उसके बाद हम लोग का वेलोसिटी पता चल गया कौन से कोऑर्डिनेट में बेटा x कोऑर्डिनेट में, दोनों कोऑर्डिनेट में हम लोग को पता चल गया है। तो बहुत ही खूबसूरती के साथ हम लोग इसको कर लिए हैं। तो ये बात पे ही पता रहनी चाहिए कि अगर इससे क्वेश्चन आ गया तो कैसे करना है, इमेज वेलोसिटी किसके लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं और यहां पे हम लोग मिक्स कर दिए हैं, क्या मिक्स कर दिए हैं हम लोग दो मिरर्स को मिक्स कर दिए हैं। यहां पे वो दो मिरर्स क्या है हम लोग के लिए, एक मिरर हम लोग का है सिंपली कॉन्केव मिरर और एक मिरर क्या है हम लोग का प्लेन मिरर। कॉन्केव मिरर और प्लेन मिरर से ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बार आप लोग पढ़ लीजिए फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एक कॉन्केव मिरर है, ये जो कॉन्केव मिरर है इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है बेटा 40 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 80 है, मतलब फोकल लेंथ कितना हो गया हम लोग का 40 सेंटीमीटर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकल लेंथ। और क्या बोल रहा है, व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्केव मिरर शुड अ प्लेन मिरर बी केप्ट सो दैट रेज कन्वर्ज एट ऑब्जेक्ट इटसेल्फ आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड। और ऑब्जेक्ट, अब देखो जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हम लोग का सो कॉल्ड फोकल लेंथ हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर 80 सेंटीमीटर पे है और हम लोग का ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे प्लेस है 60 सेंटीमीटर पे। और ऐसा कुछ करना है, मिरर एक प्लेन मिरर ऐसी जगह लगाना है कि जो प्लेन मिरर है यहाँ पे जब, मतलब ये काम क्या करेगा, तो ये काम ये करेगा कि ऑब्जेक्ट से रे पास हो रही है, रे पास होने के बाद कहीं पे इमेज फॉर्म होना था, तो वो इमेज फॉर्म कहीं पे नहीं होगा, ऑब्जेक्ट जो था वहीं पे फॉर्म हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये जो प्लेन मिरर ये रिफ्लेक्ट कर देगा रे, तो जो रे यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे आने वाली थी रे, या फिर यहाँ पे आने वाली थी रे, या फिर कहीं और जाने वाली थी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से कि वो रिफ्लेक्ट होकर सीधे किस पे गिरेगी, ऑब्जेक्ट पे। तो जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बन गया। तो ये है क्वेश्चन का मीनिंग। इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है जेईई में इस टाइप के क्वेश्चन पे। तो हम लोग देखते हैं पीवाईक्यू में आप लोग को भर भर के मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। मतलब कि ये एक अलग तरीका है, क्वेश्चन का मीनिंग वही रहता है कि जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बना के दिखाओ। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैसे करना है इसको सॉल्व। तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्केव, अगेन ये क्वेश्चन कहां से है, एसबीटी से है बेटा ये क्वेश्चन, एसबीटी पीवाईक्यू यही हम लोग अभी प्रीफर करने वाले हैं अपने जेईई मेंस प्लस एडवांस के बाउंस बैक सीरीज के लिए। अब जैसे हम लोग देखें यहाँ पे, at what distance from the concave mirror should a plane mirror be kept so that rays converge at O itself after getting reflected from the concave mirror, ठीक है, and then from the plane mirror obviously। तो जैसे हम लोग का ये ऑब्जेक्ट है, यहां से एक रे पास कर रहा होगा, ऐसे हम लोग पास करा दिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो ये हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक लाइन हम लोग बनाते हैं,
ये हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इससे एक लाइन पास कर रही है हम लोग की यहाँ पे, और एक और रे हम लोग कंसिडर करेंगे जो हम लोग का रिफ्लेक्टेड रे होगा। ये रहा हम लोग का रिफ्लेक्टेड रे, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा हम लोग का। ये रहा रिफ्लेक्टेड रे, और ये मिरर ऑब्वियसली दिख रहा है कि ये मिरर को हम लोग को इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा टुवर्ड्स राइट, तो कहीं हम लोग शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स राइट, शिफ्ट कर देते हैं इस मिरर को। तो ये लीजिए मिरर शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स राइट। अब ये जो मिरर आपका शिफ्ट हो गया है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ये जो रे है ये जा रही थी, पर ये मिरर जो है इसको रिफ्लेक्ट बैक कर दिया है, इस रे को तो रिफ्लेक्ट कर दिया है, तो आप लोग का ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, और यहीं पे आप लोग को क्या बन जाएगा बेटा, इमेज भी बन जाएगा। तो आप लोग को ये बहुत ही ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। कैसे, तो आप लोग देख सकते हैं, सिंपल से फॉर्मूला लगाएंगे 1/b + 1/u = 1/f। मिरर फार्मूला का यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे। मिरर फार्मूला का जब हम लोग यूज़ करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग का ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है, -60 पे प्लेस्ड है। -1/60 = 1 हम लोग का फोकल लेंथ कितना दिया है, -1/40, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हम लोग का 1/v हम लोग को निकालना है, तो v हम लोग का निकल जाएगा, तो 1/v = 1/60 - 1/40। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, 240/20। सॉल्व करने पे हम लोग का इमेज का जो पोजीशन आ जाएगा बेटा, एग्जैक्टली आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। तो हम लोग का जो इमेज है ये कहीं 120 सेंटीमीटर पे आने वाला था। तो जैसे अगर हम लोग देखें तो ये रे जो है, ये रहा हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये आने वाला था और ये यहाँ पे मिलने वाला था, तो यहाँ पे हम लोग का इमेज बनने वाला था सो कॉल्ड, लेकिन इमेज यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बन गया। तो ये 80 है, ये कितना है बेटा, 120 है, तो ये डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है एग्जैक्टली 40। तो यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना होगा एग्जैक्टली 40। आप लोग को बताना है ये इमेज को कहाँ पे रखना है। ये कैसे बता दिए ये 40 है, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज हम लोग का क्या रहता है, सेम। ये सो कॉल्ड हम लोग का क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, किसके लिए, प्लेन मिरर के लिए। इसका इमेज यहाँ पे बन जा रहा है आपका। तो अब देखेंगे यहाँ पे सिंपल सा है, सिंपल से देखिए कहाँ पे होना चाहिए, देखिए एक बार जल्दी से सोचिए एग्जैक्टली कहाँ पे होगा, बीच में होगा किसके, 60 और 120 के, 60 और 120 के बीच में होगा। तो आप लोग का आंसर आ गया, कहाँ पे है बेटा, ये 90 सेंटीमीटर पे है ये, ठीक है। 60 + 30 90, और 90 + 30 120। आप लोग का आंसर आ गया सिंपली। आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट में। अब हम लोग एंटर करेंगे बेटा रिफ्रैक्शन में। रिफ्रैक्शन में एंटर करने वाले हैं, तो रिफ्रैक्शन में एंटर करने से पहले एक बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा चीज जो हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं उसको फिर से हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग रिफ्रैक्शन की बात करेंगे रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन में हम लोग क्या देखना है, जैसे हम लोग का इंटरफेस हो गया। अब इसमें बहुत ही बेसिक चीज ये है कि इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हम लोग की, स्पीड ऑफ लाइट क्या है हम लोग की, v1, ये हम लोग का नॉर्मल हो गया। अब रे क्या करेगा बेटा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल ले लेते हैं, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल ले लिए हैं। इस तरफ स्पीड क्या हो गई, v2। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया n1, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया n2। तो हम लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पे n1 जो है वो लेस देन n2 है, ये हम लोग कंडीशन ले लिए हैं, तभी हम लोग का जो v1 है वो क्या है, ग्रेटर देन v2। अब ये जो ये कंडीशन है और ये इसका रिजल्ट है, इस बात पे हम लोग को ध्यान देना है। आगे जैसे कि इसका फॉर्मूला बनाते हैं, तो फॉर्मूला कैसे बनता है, हम लोग का कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस है I, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये हम लोग का इंटरफेस है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा चीज देख सकते हैं कि हम लोग क्या लिख सकते हैं कि n1 sin I इज इक्वल टू n2 sin R, और यहाँ पे इस बात का ध्यान दीजिएगा ये हमेशा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग का रिलेशन बन गया। अब इस रिलेशन को आगे जब बढ़ाएंगे तो क्या देखिएगा, n1/n2 इज इक्वल टू sin R/sin I, ये हम लोग का सिंपली एक प्यारा सा रिलेशन बन गया। इस रिलेशन को याद रखना है। और फिर हम लोग ये भी जानते हैं कि n1/n2 किसके बराबर होगा बेटा, v2/v1। तो ये सिंपल सा चीज है, हम लोग को ध्यान रखना है, ये सारी बातों को हम लोग को ध्यान में रखनी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हम लोग का क्या है, बहुत ही सिंपल सा चीज है।
तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, ये बोल रहा है कि एक रे है, ये एक थिक स्लैब है, एक थिक स्लैब है हम लोग के पास, और ये जो थिक स्लैब है इसका थिकनेस है, इसका जो थिकनेस है वो थिकनेस हम लोग ले लेते हैं T। एक रे ऑफ लाइट है जो इस पे इंसिडेंट हो रही है, ये रही रे ऑफ लाइट जो इस पे इंसिडेंट हो रही है, और इसको जाना था ऐसे, पर ये थिक स्लैब के चलते क्या कर गई, रिफ्रैक्ट कर गई। रिफ्रैक्ट करने के बाद ये वापस से रिफ्रैक्शन करेगी, जब भी इंटरफेस चेंज होगा रिफ्रैक्शन होने वाला है। तो ये रिफ्रैक्ट की ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये डेविएशन है। डेविएशन क्यों, क्योंकि उस पाथ में जा रही थी और इस तरफ बेंड कर गई, तो ये हम लोग का क्या है, डेविएशन है, डेल्टा। और बेसिक सी चीज है, ये एंगल ऑफ इमरजेंस है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ओ बोल दिया है, और ये पॉइंट क्या बोल दिया है, ये पॉइंट बोल दिया है बी। अब हम लोग देखते हैं, और ये जो है ये पॉइंट टी है और ये पॉइंट बी है। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो रे है और ये जो रे है ये पैरेलल है, पैरेलल होना जरूरी है। पैरेलल नहीं होगा तो फिर भैया और रेज आ रही है इन्फिनिटी से, पैरेलल है, निकली, पैरेलल नहीं है तो ऑब्जेक्ट था नहीं आपका, लेकिन इमेज आपको दिख गया, कुछ अटपटा सा हो जाएगा यहाँ पे, तो पैरेलल होना तो जरूरी है। अब यहाँ पे और तभी पैरेलल होगा जब ऊपर वाला मीडियम और नीचे वाला मीडियम क्या रहे, सेम, ठीक है। रेस पैरेलल आ रही हैं तो रेस पैरेलल ही निकलेंगी। जैसे दो रेस हैं, ठीक है, वो पैरेलल हैं और निकलने के बाद जिस मीडियम से आ रही थी उसी मीडियम में निकली हैं, पर अब कन्वर्ज या डाइवर्ज कर गई, तो आपका इमेज दिख जाएगा आपको। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो रेस पैरेलल ही निकलने वाली है। ये हम लोग का लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, बीटी को हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलने वाले हैं। बीटी हम लोग का डेल्टा एक्स है, यही चीज निकालना है मेनली हम लोग को। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट यहाँ लिखा भी हुआ है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू टी सेक आर साइन आई माइनस आर। सिंपल सा पहला फॉर्मूला, तो आप लोग को जहां रिफ्रैक्शन दिख जाए आप लोग ठोको वहां पे इक्वेशन। किसका ठोकना है, किसका, स्नेल्स लॉ। ये जो हम लोग लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये हम लोग का स्नेल्स लॉ ही है, ठीक है। अब स्नेल्स लॉ तो लिखना ही लिखना है, तो लिखेंगे कैसे, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कंसीडर कर लेते हैं n1, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कंसीडर कर लेते हैं n2। तो स्नेल्स लॉ सबसे पहले लिखेंगे, तो स्नेल्स लॉ क्या लिखेंगे, n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। ये हम लोग का क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। r हम लोग का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये वाला। अब जैसे हम लोग देखेंगे तो हम लोग ये ट्रायंगल देख सकते हैं OTB, ट्रायंगल OTB। तो जब हम लोग ट्रायंगल OTB के बारे में देखेंगे तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हम लोग का ये जो एंगल है डेल्टा, डेल्टा एक्चुअली में क्या है, डेल्टा है हम लोग का I माइनस आर। ये हम लोग का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल से हम लोग का ये पूरा एंगल I होगा। तो डेल्टा क्या है, R उसमें से गैप करो तो I माइनस आर आपका डेल्टा है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि साइन I माइनस आर, साइन डेल्टा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, डेल्टा एक्स, और हाइपोटेनस कितना है, OB। तो डेल्टा एक्स अपॉन OB, ये आपका एक चीज दिख गया। दूसरा आप ट्रायंगल ये देखिए, दूसरा ट्रायंगल आप देखिए O, इसका हम लोग नाम दे देते हैं, इसका हम लोग नाम दे देते हैं OAB। ट्रायंगल को देखिए, तो ट्रायंगल OAB, तो जब ट्रायंगल OAB आप लोग देखेंगे तो आप लोग को cos r लेना है। तो cos r लेना है तो cos r में क्या दिखेगा आपको, बेस, बेस क्या है T अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है आप लोग का अगेन OB। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइड बाई 2, तो आप लोग को क्या मिलेगा, आप लोग को एग्जैक्टली ये रिजल्ट मिलेगा। फिर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू टी सेक आर साइन आई माइनस आर। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस पे। तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट का सिंपल सा बेसिक सा चीज है। हम लोग बेसिक चीज भी कवर कर रहे हैं सीरीज में, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो बोर्ड के प्रिपरेशन जस्ट हुआ है और कर ही रहे हैं, और करने के बाद एकदम अचानक से कूदेंगे जेईई अटेम्प्ट में। तो वो लोग के लिए ये होना चाहिए कि बेसिक भी कवर्ड होना चाहिए, इसलिए ये हर किसी के लिए है। इसमें एडवांस भी हम लोग टच कर रहे हैं, धीरे धीरे हल्का हल्का टच करते रहते हैं एडवांस। फुल फ्लैश तो एडवांस के बारे में नहीं पढ़ा सकते यहाँ पे इस सीरीज में स्पेसिफिकली, क्योंकि एडवांस के लिए ये ब्रिज कोर्स, प्रॉपर एकदम ब्रिज अगर हम लोग क्रिएट करने लग गए यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा कोर्स का जो टाइमिंग है वो बढ़ जाएगा। और मेन फोकस ये है कि आपका जेईई मेंस में आप लोग का बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आए अप्रैल शिफ्ट में, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जैसे हम लोग वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, जैसे बात कर रहे थे एडवांस की, लीजिए आ गया एडवांस।
बोल रहे थे एडवांस कम होगा तो ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा होगा तो कम हो जाता है। अब ये हम लोग वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग का ये इंसिडेंट रे है, इसका वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई कोऑर्डिनेट, ये हम लोग का एक्स हो गया, और इस तरफ हम लोग का क्या हो गया बच्चा पार्टी, वाई हो गया। तो जैसे हम लोग का रे घुस रहा है, तो रे घुस रहा है तो इसका कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है हम लोग का, थीटा। अब ये जो रे है रिफ्लेक्ट करेगा, इसका इक्वेशन बताने का आ सकता है कि इसका ट्रेजेक्ट्री बताओ, इसका ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन होगा, क्या होगा, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ इंसिडेंट रे इनसाइड द स्लैब। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, हम लोग इसको कैसे करेंगे, ज़्यादा कुछ परेशान होना नहीं है हम लोग को। एक क्वेश्चन हम लोग को तो बहुत अच्छे से पता है कि जैसे ये एंगल तो हम लोग ले सकते हैं, ये एंगल कुछ होगा, ठीक है, इनिशियली कुछ हम लोग ऐसे लेते हैं, एंगल हम लोग का वेरिएबल है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे हम लोग ये लिख सकते हैं कि यहाँ कुछ एंगल होगा आर, होगा, बिल्कुल होगा। उसके बाद फिर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, तो हम लोग इक्वेशन कैसे लिखेंगे, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग बाहर कर लेते हैं 1, यहाँ पे म्यू ले लिए हैं, इसको n कर देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज अ फंक्शन ऑफ y। हम लोग इक्वेशन कैसे लिखेंगे कि n साइन थीटा इज इक्वल टू n साइन r, यही हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। एक बार देख लीजिए, अब ये इक्वेशन को आगे कैसे बढ़ाएं, सोचिए एक बार। ऑब्वियसली यहाँ पे जो n है इसकी वैल्यू 1 है, तो ये क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू n साइन r। यहाँ पे n जो है ये क्या है, n इज अ फंक्शन ऑफ y। हम लोग इसको जब आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते हुए हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग का थीटा जो है ये तो गिवन है, यहाँ पे जो r है इसका मामला फंसा हुआ है, तो थीटा को एक साइड भेज देते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कोसेक r इज इक्वल टू n कोसेक थीटा। इससे बेनिफिट क्या मिला कि हम लोग का अननोन एक तरफ आ गया, नोन एक तरफ आ गया। n जो है अगेन n इज अ फंक्शन ऑफ y, इस बात को भूलना नहीं है, n हम लोग का वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है, पर गिवन वेरिएबल है, ऐसा नहीं है कि अननोन वेरिएबल है, गिवन वेरिएबल है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें, तो आगे कैसे बढ़े, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि ये हम लोग का लगातार r तो वैसे चेंज होते रहेगा। हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये एंगल r है, तो ये एंगल भी हम लोग का क्या हुआ, r, ठीक है, और जो ये वाला एंगल होगा ये हम लोग का क्या होगा, 90 माइनस r। तो हम लोग अगर सिंपल से एनालिसिस देखें किसी भी इक्वेशन का, ग्राफिकल इक्वेशन का, ये हम लोग का 90 माइनस r है और ये हम लोग का r है। हम लोग dy अपॉन dx यहाँ पे कैसे लिखेंगे, क्योंकि वेरिएबल है तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो जनरली आता ही है, तो dy अपॉन dx हम लोग का क्या होगा, 10 90 माइनस r, यही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 10 90 माइनस r क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का मतलब चेंज इन y कोऑर्डिनेट, परपेंडिकुलर का मतलब हो गया हम लोग का चेंज इन y कोऑर्डिनेट, और बेस का मतलब हो गया हम लोग का चेंज इन x कोऑर्डिनेट। तो dy अपॉन dx हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 10 90 माइनस r। तो हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को इंसर्ट करने वाले हैं, इस चीज़ को हम लोग यूज़ करने वाले हैं बेसिकली। तो हम लोग क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 10 90 माइनस r, हम लोग ऐसे करके लिख दिए। तो बेसिकली हम लोग का रिलेशन आ गया, क्योंकि वाई एक्स में ट्रेजेक्ट्री बताना है तो वाई एक्स को लाना ही पड़ेगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब 10 90 माइनस आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सोचिए एक बार, ये क्या है, कॉट लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट आर। कॉट को किसके टर्म्स में करना है, कोसेक के टर्म्स में करना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर आर, ठीक है। क्या होता है हम लोग का रिलेशन याद है कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो हम लोग का जो कॉट थीटा है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सही है कि नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, पक्का सही है, ना 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 ना, अभी बोले इक्वेशन आपके सामने, यहाँ पे क्या होगा बेटा, कोसेक स्क्वायर आर माइनस 1, ये आप लोग का कॉट आर होगा। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू कॉट आर इज इक्वल टू रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर आर माइनस 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब हम लोग जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे तो ये जो हम लोग का कोसेक स्क्वायर आर है ये हम लोग को तकलीफ दे रहा है,
ठीक है, इसको नोन टर्म्स में करना चाहेंगे तभी तो इंटीग्रेट करते बनेगा, दो वेरिएबल्स थोड़ी लेंगे हम लोग, वैसी वेरिएबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है। तो कोसेक स्क्वायर आर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर आर क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ एन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर, dx। दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन मिल जाएगा। हम लोग आगे का पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व। वन ऑफ द वेज है ये सॉल्व करने का। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके। TIR में अब हम लोग एंटर करेंगे। तो TIR क्या बोलता है, बहुत ही सिंपल सा चीज है। तो TIR का एकदम ही सिंपल साधारण सा कहानी है क्या, कि क्रिटिकल एंगल पे यहाँ पे मेनली फोकस किया जाता है। इस बार TIR से क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आए हैं, बहुत ज़्यादा इन द सेंस कि मतलब 2-3 बार पूछ ले तो बहुत ज़्यादा ही होता है एक ही शिफ्ट में। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हम लोग का ऑब्वियसली कवर्ड है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो चीज़ बताया जा चुका है, T थिकनेस ऑफ द स्लैब होता है। क्रिटिकल कंडीशन रिफ्रैक्टर है, ठीक है। वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी रिसेंटली हम लोग कवर किए, जैसे ये इक्वेशन भी आप लोग को दिख रहा है। तो ये इक्वेशन ऐसा नेसेसरली नहीं है कि एकदम रट के रखना है। अगर हम लोग का आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर देंगे, इसको यहाँ भेज देंगे। यहाँ पे इसको इस तरफ dy के नीचे लाए हुए हैं क्योंकि ये फंक्शन ऑफ y है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज अ फंक्शन ऑफ y। तो ऐसा नहीं है इसको एकदम ऐसा नहीं है कि इसको एकदम रट के ही रख लेना है, ये बस एक चीज़ है। हम बार बार इस चीज़ को बता रहे हैं कि इस पार्ट में जो फिजिक्स आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, ये आप लोग को इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि आपको एनालिसिस सीखनी है। ऐसा नहीं कि रट के चल जाएंगे सब चीज़, रट के नहीं जा सकते, ठीक है। जेई का पेपर है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं TIR जो है, इसके बारे में कुछ चीज़ें बता रहा है। TIR हम लोग कवर करना चालू करते हैं अब। कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। TIR बताते हैं TIR होता क्या है बेसिकली। तो यहाँ पे देखिए आप लोग TIR होता क्या है। तो जैसे हम लोग का इंटरफेस है और हम लोग का रे, जो लाइट रे है वो जा रही है रेयरर मीडियम से डेंसर या डेंसर से रेयरर, वो जा रही है बेटा डेंसर से रेयरर, तभी TIR हम लोग का पॉसिबल है। तो जैसे हम लोग का सोर्स हो गया, अब सोर्स से हम लोग की ऐसे लाइट जा रही है, लाइट जा रही है तो फिर क्या होगा, ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल करेगा। क्यों, क्योंकि ये किस मीडियम से जा रहा है, डेंसर मीडियम से जा रहा है। कौन से मीडियम में, रेयर मीडियम से, तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल करा आप लोग का, ठीक है। अब जैसे हम लोग एक और लिए, तो ऐसे बेंड होते हुए एक केस आएगा जब क्या करेगा, एकदम ग्रेस करते हुए निकलेगा, मतलब मैक्सिमम बेंडिंग हो जाएगी। यहाँ पे ये मैक्सिमम बेंडिंग कितनी है, 90 डिग्री की है। अब ये आप लोग जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस एकदम खतरनाक तरीके से और ज्यादा ही बढ़ा दिया, मतलब एकदम आज कुछ तूफानी करते हैं टाइप से आप लोग बढ़ा चुके हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को एकदम भयानक ही तरीके से बढ़ा दिया गया है, तो क्या दिखेगा कि यहाँ पे जो रे है हम लोग की क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा होगा हम लोग का, 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो इसी मीडियम में आ जाएगा। तो हम लोग का बेसिकली ये क्या हो गया, TIR हो गया। और ये जो एंगल होता है जहाँ पे 90 डिग्री हो रहा होता है, मतलब ये एकदम वर्ज ऑफ किस पे, TIR पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रह गया ही नहीं, डेंसर से रेयर में गया ही नहीं, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर गया। तो ये वाला चीज़ है, इसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। इसको निकालते कैसे हैं, तो सिंपली लिख सकते हैं हम लोग ND sin IC इज इक्वल टू NR, ND NR ऐसे यूज नहीं करेंगे, इसको हम लोग बोल देते हैं, ये हम लोग का होगा, अगर डेंसी बोल दो इसको चलो, और ये हम लोग का रेयरर बोल दो, तो ये हम लोग का N डेंस हो गया, ND का मतलब, और ये हम लोग का हो गया NR, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, साइन 90 डिग्री। तो हम लोग का साइन IC आ जाता है बेटा N रेयरर अपॉन N डेंस। इस चीज को आप लोग को ध्यान देना है कि जनरली रेयर मीडियम हम लोग का क्या होता है, एयर होता है, तो ये क्या दिखता है, साइन IC इक्वल टू 1/n, ये हम लोग का इक्वेशन दिखता है। जनरली हम लोग को देखेंगे ये इस टाइप का इक्वेशन हम लोग को दिख जाएगा। अब यही है बेसिकली TIR की सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग। और जैसे इस पे एक हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, तो एक क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि जैसे कि एक हम लोग सोर्स रखे हुए हैं, ये सोर्स से क्या है, इसका एग्जांपल आप लोग घर में कैसे कर सकते हैं, जैसे किसी के पास अगर वाटरप्रूफ फोन होगा या फिर कोई ट्रांसपेरेंट बाल्टी होगी, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, बहुत बड़ा टब होना चाहिए, मतलब उसका जो एरिया है, एरिया मतलब कि जो प्लेन एरिया है टब का, वो क्या होना चाहिए, बहुत ही बड़ा होना चाहिए। तो आप लोग नीचे, एकदम नीचे अपने ट्रांसपेरेंट फ़ोन को डाल दीजिए, मतलब सॉरी ट्रांसपेरेंट नहीं, वाटरप्रूफ फ़ोन को डाल दीजिए, सबमर्ज कर दीजिए,
और बहुत गहरा नहीं, मतलब कि 1 मीटर गहरा भी है तो मोर देन सफिशिएंट है। तो उसको जब आप लोग इंसर्ट करेंगे तो आप लोग ये चीज़ देखेंगे कि जो रे ऑफ लाइट है वो हर जगह से नहीं निकलेगी, एक सर्कल से निकल रही होगी बस। तो वो जो सर्कल से निकल रही होगी, क्यों निकल रही होगी? क्योंकि बाकी उस सर्कल से, वो जो सर्कल का जो पेरीफेरी है वहाँ पे TIR होना चालू हो चुका है, ठीक है, मतलब TIR के ही वर्च पे है और उसके बाहर उस तरफ, इसलिए रे बाहर नहीं आ पा रही है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो बहुत ही ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो वो रिफ्लेक्ट बैक उसी मीडियम में कर जा रही है, तो ये रीज़न है आपका। और जब बहुत ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है तो फिर वो आपको दिख रहा है निकलते हुए आपके मीडियम में। तो ये चीज़ है। उसी पे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि जैसे कि हम लोग का पानी है, छम 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 छम। अब क्या है, जैसे कि हम लोग का ये सोर्स है, सोर्स से ऑब्वियसली लाइट रेज निकल रही हैं, और फिर क्या है कि एक सर्कल से निकल रही होंगी ऑब्वियसली, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये बताओ फ्रैक्शन ऑफ पावर कमिंग आउट ऑफ द वाटर मीडियम if power of source is P नॉट, या P बोल देते हैं, if power of source is P। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसमें ये सॉलिड एंगल बन रहा होगा, सबको पता है सॉलिड एंगल कितना होगा हम लोग का, ओमेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या है, ऑब्वियसली यहाँ पे क्रिटिकल एंगल होगा, ये क्रिटिकल एंगल निकाल लेते हैं और इसका इस मीडियम को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं, इसको बोल देते हैं N1, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग N2 किसके बराबर बोल देते हैं, 1 बोल देते हैं। तो इसको N ही बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं N=1, ये एयर हो गया हम लोग का बेसिकली। अब जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग को सबसे पहले तो क्रिटिकल एंगल निकालना है, तो क्रिटिकल एंगल निकाल लेते हैं क्विकली। तो क्रिटिकल एंगल हम लोग को क्या होगा, साइन IC कितना दिखेगा हम लोग को, 1/n, ये हम लोग को दिखेगा, क्रिटिकल एंगल यही दिखने वाला है, ठीक है। तो हम लोग को ये निकालना है ओमेगा। ओमेगा कैसे निकालेंगे, ओमेगा =, यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखते हैं हम लोग, 2π/4π, क्या लिखते हैं, 2π1 - cos थीटा, यही लिखते हैं 2π1 - cos थीटा। तो थीटा निकालना है हम लोग को, तो थीटा बेसिकली क्या है, क्रिटिकल एंगल है ना, ये हम लोग का IC है, तो ये हम लोग का क्या हुआ, ये भी क्या हुआ हम लोग का IC क्रिटिकल एंगल ही हुआ। तो बेसिकली ये जो IC है यही थीटा है हम लोग का, और कुछ नहीं। तो हम लोग जब इसको देखेंगे तो हम लोग का ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा आएगा 2π1 और फिर यहाँ पे cos थीटा की रेस्पेक्टिव वैल्यू डाल देंगे हम लोग, यहाँ पे इंसर्ट कर दिए तो हम लोग पावर इसका कितना है इनिशियली P, हम लोग को चाहिए कितना निकल रहा है, फ्रैक्शन, बेसिकली फ्रैक्शन ऑफ पावर पूछ रहा है। तो हम लोग को क्या चाहिए, P'/P चाहिए। तो P'/P हम लोग का कितना आएगा, सॉरी P'/P हम लोग को कितना आएगा, तो टोटल कितना होता है इसका 4π होता है, तो बेसिकली 4π से डिवाइड करना है सॉलिड एंगल। तो हम लोग क्या करेंगे, 2π1 - cos थीटा डिवाइड बाई क्या करेंगे बेटा यहाँ पे 4π, तो यहाँ पे हम लोग का कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा हम लोग को, इसका सॉल्व करके क्या आ गया हम लोग का, ये आंसर आ गया।